गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो ठीक है, देखो अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, कौन सा लॉ पढ़ा था अभी? हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ कंप्लीट करके और कल एक छोटा सा टॉपिक था वो कंप्लीट किया है। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक है ना, वो मेन है राउल्ट्स लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में वेपर प्रेशर वाली चीज़ें आती है कि कुछ जब आगे पढ़ोगे तो राउल्ट्स लॉ नाम का एक टॉपिक आएगा, उसमें वेपर प्रेशर नाम का एक स्टेटमेंट आएगा, हर जगह वेपर प्रेशर काम आएगा। तो उसके लिए तुमको वेपर प्रेशर और इवापोरेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेपर प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब कोई चीज़ इवापोरेट होती है। ठीक है, तो पहले एक छोटा सा टॉपिक है वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन, ये पढ़ेंगे। इसके बाद बस ये अगर समझ लिया ना तो राउल्ट्स लॉ अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो ठीक है, और इसके साथ ही थोड़ा बहुत ब्रीफ में राउल्ट्स लॉ का बता दूंगा, बट पढ़ेंगे अपन वहीं पे। ठीक है, चलो ये दो टर्म्स तुम लोग 9th-10th से सुनते आ रहे हो, इवापोरेशन, वेपर प्रेशर। इवापोरेशन मतलब कोई भी चीज़ इवापोरेट होना, गर्म करने पे जो भाप बनती है वही इवापोरेशन है। ठीक है, अब इसमें चलो ठीक है, हम कोई भी चीज़ जो अपन बॉईल करते हैं तो किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना गर्म करो कि उसकी भाप बनने लग जाए। हो सकता है गैस पे रखा और 5 मिनट में ही भाप बनने लग गई उस चीज़ की, हो सकता है कि आधे घंटे बाद जाके भाप बन रही है। तो जिसके आधे घंटे बाद बन रही है उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी 5 मिनट में ही भाप बन गई उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है। ये चीज़ समझते हो? ठीक है, तो इवापोरेशन होता क्या है? वेपर्स का बनना। ठीक है, अब मान लो अगर मैंने कोई पतीला अपने गैस के ऊपर रखा है, ठीक है, उसमें पानी भर के रख दिया है, ठीक है, और गैस चालू कर दिया है, और जब वेपर्स बन रही है तो दो कंडीशन क्रिएट कर सकता हूँ मैं। एक तो है कि मैंने उसको ओपन रखा है, ऊपर कुछ ढका हुआ नहीं है, ठीक है, मतलब एयर, सीधा एयर ही कांटेक्ट में आ रही है उस वाटर के सरफेस के, मतलब ऊपर से ओपन कंटेनर है। एक कंडीशन ये ले सकता हूँ कि क्लोज कंटेनर, ऊपर से मैंने कुछ भी कवर कर दिया उसको, ठीक है, थाली रख दी है तो थाली से कवर हो गया। ठीक, तो यहाँ पे दो जो कंडीशंस तुम्हारी बनी है कि ओपन वाला और एक क्लोज वाला, तो इवापोरेशन तो दोनों में हो रहा है। ओपन वाले में भी इवापोरेशन होगा, और लेकिन ओपन वाले में इवापोरेट होकर वेपर्स एयर में रह जाएगी, मतलब वहीं पे चली जाएगी। ठीक है, और क्लोज वाले में क्या होगा? ऊपर थाली आ गई ना, तो इवापोरेट होकर थाली से टकरा के वापस नीचे आना है। जैसे अपन देखते हैं ना, घर पे कोई भी गर्म चीज के ऊपर थाली ढक के रख देते तो छोटे छोटे वो बन जाते हैं, ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे वेपर्स जाके और बूंद के फॉर्म में इकट्ठे होकर वापस उसी में गिर जाते हैं। ठीक है, चलो क्योंकि वो उसी में से तो आए थे, वापस अंदर ही जाना था उनको, कुछ होना नहीं था उनका। चलो, तो ओपन कंटेनर और क्लोज्ड कंटेनर जो अपना है, ठीक है, तो अगर तुमसे पूछे तो ओपन कंटेनर वाले में जो इवापोरेशन हो रहा है उससे क्या हो रहा है? सॉल्वेंट का वेट कम हो रहा है। समझ में आता है ना, क्योंकि वो तो एयर में हट जाएगा। लेकिन क्लोज कंटेनर है जिसमें मैंने ऊपर कोई थाली ढक रखी, तो उसमें एक भी पार्टिकल बाहर नहीं जा पाया ना, अंदर इवापोरेट होके वहीं टकरा के वहीं वापस आ रहे हैं, तो इसमें वेट उतना ही रहेगा या क्वांटिटी उतनी ही रहेगी सॉल्वेंट की, या जो भी अमाउंट या जो सॉल्यूशन था अपना। ये एक बेसिक पॉइंट क्लियर हुआ दोनों में। ठीक है, अब ये इवापोरेशन वाला है ना, मतलब जो ओपन कंटेनर वाला है, उसमें क्या हो रहा है? इवापोरेट होकर चीज़ें बाहर जा रही है, इतना समझना। क्लोज्ड वाले में जब ऊपर से टकरा के जब वापस से नीचे आती है, देखो इवापोरेट होना मतलब ऊपर जाना, उसका वापस से इकट्ठा होके नीचे आना, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे ये अपन साइंस में पहले पढ़ते थे कि सनलाइट से जो सरफेस वाटर रहता है वो इवापोरेट होके बादलों में जाता है, वहाँ फिर कंडेंसेशन होके फिर वापस बारिश होती है, तो साइकिल चलती रहती है, इवापोरेशन कंडेंसेशन वाली बार बार। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है, किसमें? क्लोज कंटेनर वाले में। लेकिन ओपन वाले में ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ओपन वाले में तो वेपर्स एयर में ही कहीं चली जाएगी, ऊपर उड़े, एयर तो कंटिन्यूस चल ही रही है ना, तो उसके साथ वो ड्रॉपलेट्स आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो जो क्लोज कंटेनर वाला है अपना, उसमें क्या हो रहा है? देखो, या तो इसको ऐसे समझो कि ये है और ये मैंने ऊपर से कुछ ढक दिया है, ठीक है, इसमें वाटर था इतना भरा हुआ, उसको जब गर्म किया तो जो वेपर्स ऊपर उठेगी वो इस पे कितना प्रेशर लगा रही है। ठीक है, अगर मैं अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ तो एक होता ना कि हाथ रख के फील पता लग जाता है, ठीक है, कि हाँ कितना ज़्यादा प्रेशर। अपने को हाथ पे ऐसे सेंसेस है नहीं कि इतनी पता लग जाए, बट एक समझ गया ना कि ये जो ऊपर ढक्कन जो भी रख रखा है, इसको तो पता लग रहा होगा ना कि कितनी तेज़ी से वो आके टकरा रहे हैं। ये जो समझते हो ना, तो उसको बोला वेपर प्रेशर। लेकिन जो बुक में डेफिनेशन दी है वो ये दी है कि वो इसको वेपर प्रेशर नहीं बोल रहा कि वेपर जो ढक्कन के ऊपर प्रेशर लगा रहा है, ये वेपर प्रेशर नहीं है। वो क्या बोल रहा है कि वेपर जो ऊपर जा रही है और फिर कंडेंस होके जो नीचे आती है ना, और ये सरफेस ऑफ वाटर पे कितना प्रेशर लगा रही है। समझ गए? सरफेस ऑफ वाटर पे जो वेपर प्रेशर लगा रही है उसको बोला है वेपर प्रेशर। क्योंकि देखो, अगर मैंने ढक्कन ढक दिया है
तो यहाँ पे वेपर सी रह जाएगी ना बहुत सारी, कुछ कंडेंस हो जाएगी, कुछ नहीं होगी, समझ गए? ये समझ में आया? तो जो वेपर्स यहाँ पे बहुत सारी ऐसी तैरती हुई दिख रही है, ये तैरती हुई भी कुछ वेपर्स पानी के कांटेक्ट में भी होगी, कुछ साइड वाले वो पतीले के कांटेक्ट में होगी, कुछ ऊपर ढक्कन के कांटेक्ट में होगी। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि वेपर कहीं भी जो भी प्रेशर लगा रही है, लेकिन बुक जो डेफिनेशन देती है वो क्या देती है? सिर्फ पानी के ऊपर। क्योंकि देखो अपन ने तो ये बनाया ना, डॉट डॉट वेपर है अपना, ये डॉट इस पे भी प्रेशर लगा रहा है, पतीले के साइड वाले जो ढक्कन है पूरा सर्कल इस पे भी प्रेशर लगा रहा है हर साइड से, और जो नीचे पानी है उस पे भी प्रेशर लगा रहा है। तो वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर जो प्रेशर लगा रही है, सिंपल सी चीज है। तो ओवरऑल हर जगह लगा रही है, लेकिन बुक किसका बोलती है? सिर्फ और सिर्फ पानी का। तो डेफिनेशन आया तो क्या बोला? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर, सिर्फ सरफेस ऑफ वाटर को ही बोलती है। नहीं, अरे देखो, इवापोरेट होकर कंडेंस होना वो चीज अलग है। मैं बोल रहा हूँ कि ये बनाया था अपन ने, ठीक है, ये क्लोज्ड है, इतना जो भी वाटर या सॉल्वेंट भरा अपना, ठीक है। अब यहाँ पे वेपर्स ऐसे होगी ना बहुत सारी, अगर मान लो ट्रांसपेरेंट होता सब कुछ, तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट्स दिखेंगे मेरे को वेपर के, और यहाँ नीचे पानी दिखेगा, यहाँ पे कुछ ड्रॉपलेट्स दिखेंगे बनते हुए। ये चीज समझ में आई? ठीक है। तो वो ड्रॉपलेट्स का नीचे गिरना नहीं है, वो ये है कि ये जो वेपर्स उड़ रही है ना, तो ऐसा तो नहीं कि ऊपर ही उड़ेगी, जरूरी नहीं है, साइड में भी है, ऊपर भी हो सकती है। ऊपर कोई होगा तो उससे टकरा के नीचे, क्योंकि यहाँ एयर भी है ना, पहले से एयर के पार्टिकल्स भी है। तो तुम ऐसे इमेजिन करके देखो, ऊपर एयर के पार्टिकल है, नीचे से वेपर्स आ रही, तो वेपर जरूरी थोड़ी जो सीधी सीधी जाए, क्योंकि पानी जैसे बॉयल होता है तो ऐसे बॉयल होता है ना, तो जरूरी नहीं है कि ऊपर ही जाए, वो इधर इधर, वेपर तो पूरे में फैली होगी ना। तो वो वेपर हर जगह पूरा 360 डिग्री पे प्रेशर लगा सकती है, जहां टकराएगी जिस सरफेस से वहां प्रेशर लगाएगी। ऊपर के ढक्कन पे टकराई तो ऊपर प्रेशर, साइड के पतीले पे टकराई तो साइड में प्रेशर, और एयर में आने के बाद उसको कहीं जगह नहीं मिली तो रैंडम, जैसे कोई पार्टिकल ऐसे ना इधर उधर मूवमेंट करते रहते हैं, तो हो सकता है ना वो नीचे भी तो मूवमेंट कर रहा होगा ऐसे, कभी ऊपर उठा, इधर कहीं जगह नहीं मिली तो ऐसे आ गया। समझ गया ना क्या बोल रहा हूँ? इधर उधर इधर ऐसे। तो जो सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो ये वर्ड्स क्लियर रखना। अगर 4 डेफिनेशन दे दी ना उसने, तो पानी की सरफेस पे जो प्रेशर लगेगा वेपर्स का, सिर्फ वही वेपर प्रेशर में काउंट होता है अपने, ठीक है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में वही काम आएगा। समझ गए? तो इवापोरेशन में क्या देखो, हाँ, जब भी वाटर की सरफेस है, अब पूरा के पूरा पानी तो एक साथ नहीं उड़ता ना। जब मैं अगर गर्म करने जाऊंगा तो सबसे पहले तो अपन ये पढ़ते हैं कि जो नीचे वाले पार्टिकल वो सबसे पहले गर्म होते हैं, फिर वो यहाँ से ट्रेवल करके ऊपर आ जाते हैं, तो नीचे की एक लेयर खत्म हो गई। इसको ऐसे समझो, पानी लेयर्स के फॉर्म में, ठीक है, पानी के मैं मान लेता हूँ 10 लेयर के फॉर्म में। मैंने पतीला रखा, उसमें पानी डाल दिया। पानी को जब तुमने मॉलिक्यूलर लेवल पे जूम किया तो पानी तुमको वो कार्टून्स में ऐसे लहरें बना के बता देना, ये समझ गए? तो ये पानी है, तो पानी लेयर्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मैंने गर्म किया, सबसे नीचे वाली लेयर को आग सबसे पहले मिलेगी ना, तो वो गर्म होके ऊपर ट्रांसफर होती है। तो ये लेयर कहाँ चली जाएगी? सबसे पहले वाली ऊपर, ये बाकी सब नीचे शिफ्ट हो जाएगी। ये समझ में आता है ना? ये जो बाकी है ये कहाँ जाएगी? इसकी जगह, और ये ऊपर, ठीक है। फिर ये जब ऊपर चली गई और इसको हीट मिली तो ये ऊपर से इवापोरेट होगी ना, ठीक। जो कि देखो अलग अलग वो फॉर्म्स होते हैं जो अपन 9th में पढ़ते हैं, जो नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, तुम लोगों को याद है किसी को? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड ट्रांसडक्शन, ऐसे कुछ नाम थे ऐसे, है ना। तो एक ये बोलता है कि पहले ट्रांसफर, एक पोर्शन ये होता है कि ये मॉलिक्यूल्स हैं तो इसने हीट ली, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा, और ये उड़ेगा। तो एक पोर्शन तो ये होता है, एक पोर्शन ये बोलता है कि ये वाली लेयर ऊपर जाएगी, बाकी नीचे खसक जाएगी, फिर अगली गर्म होकर ऊपर जाएगी, ऐसे। तो वो अलग अलग मेथड्स होती थी, या कुछ बोलते हैं फिजिक्स में, हाँ, कि एनर्जी का है तो मॉलिक्यूल बाय मॉलिक्यूल ट्रांसफर हो गया, जो गर्म हुई वो ऊपर बाकी नीचे, फिर ये गर्म होगी फिर बाकी ऊपर, ऐसे। तो ऐसे वो अलग अलग कुछ कुछ रहते थे। बट अपने को बस इतना याद रखना है कि फाइनली जो भी सबसे गर्म लेयर रहेगी वो ऊपर रहेगी, ठीक है। अब वो यहाँ से हो, चाहे हीट ऐसे ट्रांसफर होके जाए, चाहे लेयर शिफ्ट होके जाए, सबसे ऊपर वाली गर्म रहेगी, तो वही सबसे पहले ऊपर उड़ेगी। और उसके ऊपर उड़ने की रीजन क्या है देखो,
कोई भी चीज पानी में, जैसे मैंने पानी के अंदर कोई भी एक चीज डाल दी, सपोज फॉर एग्जांपल सिक्का डाल दिया, तो सिक्का जैसे ही पानी के अंदर डूबा वो पूरा सिक्का गीला हो जाएगा ना, टॉप से बॉटम से साइड से, मतलब उसके हर एक कोने पे पानी टच है। ये समझ में आता है। अगर मैंने कोई ऐसी चीज रखी फॉर्म, थर्माकोल रख दिया, ठीक है, थर्माकोल मैंने पानी के ऊपर ड्रॉप किया, तो थर्माकोल का सिर्फ नीचे वाला सरफेस कांटेक्ट में है ना, ऊपर का तो एयर की कांटेक्ट में। तो एक सिक्का समझो, एक थर्माकोल का टुकड़ा समझो, ठीक है। तो थर्माकोल का टुकड़ा क्या हो रहा होगा, यहाँ पे तैर रहा होगा, सिक्का तो यहाँ नीचे फेटल हो जाएगा ना, या तो नीचे आके फेटल हो जाएगा, बीच में कहीं तैरता रह जाएगा जब जाता रहेगा। तो इसमें हर जगह से बॉन्ड बना रखा है पानी से, क्योंकि सिक्का हर साइड से गीला हो गया ना। तो इसने क्या किया, मतलब पानी ने सिक्के को हर साइड से पकड़ रखा है, इसको पानी ने सिर्फ इधर से और इधर से ही पकड़ रखा है, क्योंकि ये वाली सरफेस तो एयर की कांटेक्ट में है ना। ये समझ में आया। तो जो सबसे ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको बोलते हैं सरफेस मॉलिक्यूल, सबसे ऊपर की लेयर के मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, सरफेस मॉलिक्यूल। उसके अंदर जितने भी, उनको क्या बोलते हैं, बल्क मॉलिक्यूल। बल्क मतलब इकट्ठे, ठीक है। तो ऊपर वाली लेयर में जितने भी मॉलिक्यूल होंगे ना, इनको क्या बोलते हैं, सरफेस मॉलिक्यूल। उसके अंदर फिर वो बचे हुए बहुत सारे होंगे, समझ गए, इनको बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल सभी को। तो सरफेस मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ से मतलब कांटेक्ट में है, इधर से इसके कांटेक्ट में, नीचे वाले के होंगे इधर, ऊपर कहीं कांटेक्ट में नहीं है। लेकिन इसकी बात करूं इस मॉलिक्यूल की, तो इधर से भी कांटेक्ट में, इधर से भी, इधर कुछ होगा, इधर कुछ होगा, हर जगह से कांटेक्ट में 3D में, फ्रंट बैक, इधर सामने भी कुछ मॉलिक्यूल होंगे, इधर से भी होगा, पीछे से भी होगा। तो जब मैंने कोई पतीले को गर्म किया तो वो अपने सारे बॉन्ड तोड़ के उड़ता है ना। अपन ने जैसे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ा था इंटर इंट्रा, तो उसमें ये था ना कि जो इंट्रा रहेगा उसने आपस में बॉन्ड बनाया, तो किसी और से नहीं बनाया तो जल्दी उड़ता है, ठीक है। और अगर किसी ने आपस में बॉन्ड बना रखे तो पहले ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, फिर ये तोड़ना पड़ेगा, तब जाके वो फ्री होगा और उड़ पाएगा। तो यहाँ पे इसमें ज्यादा बॉन्ड है कि ऊपर वाले में, नीचे वाले में ज्यादा है ना। तो अगर मैं गर्म करूं तो ये जल्दी उड़ेगा कि ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाले में कम नंबर ऑफ बॉन्ड से तो वो जल्दी इवेपोरेट होगा, या सबसे ऊपर वाली लेयर फिर इवेपोरेट होगी। ये समझ में आया, एक बेसिक, ठीक है। तो ये जैसे हीट लेके ऊपर उड़ेगा। अब अगर ओपन कंटेनर है तो फिर वेपर प्रेशर वाली चीज तो आती नहीं कभी, ठीक है। लेकिन अगर क्लोज कंटेनर है तो फिर वो सारे वेपर्स यहाँ इकट्ठे हो जाएंगे बहुत सारे, तो वो इधर प्रेशर, नीचे ऊपर हर जगह प्रेशर लगाते रहेंगे, तो उसी प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम सरफेस ऑफ वाटर के ऊपर वाले को बोला जाएगा। क्लियर है। चलो अब ये रीड कर ले। ये समझ गए, सरफेस मॉलिक्यूल ही इवेपोरेट होंगे, बल्क वाले नहीं होंगे। जब तक बल्क वाले सरफेस पे नहीं आ जाएंगे तब तक इवेपोरेट नहीं हो सकते। क्लियर है बेटा इधर, ठीक है। सरफेस मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं। सरफेस मॉलिक्यूल के कुछ पॉइंट है, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके अंदर, समझ में आएगा कैसे, ठीक है। मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल है, ठीक है। मोर काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि देखो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या होता है, मूवमेंट वाली एनर्जी। तो अगर कोई बंधा हुआ है चेन से बहुत ज्यादा तो वो मूव नहीं कर पाएगा ना, लेकिन ये अगर कम बंधा हुआ है तो ज्यादा मूव कर पाएगा। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी इसी के पास रहेगी। क्लियर है। या फिर अब वो हीट वाले मेथड से देखोगे, या तो हीट ट्रांसफर होगे, सबसे ज्यादा हीट इसको मिली है तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसके पास है। या फिर लेयर बाय लेयर के फॉर्म में देखो, अगर सबसे वाली लेयर ऊपर उठ के चली जाती है तो सबसे ज्यादा हीट उसी के पास थी, तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसी की होगी। तो दोनों तीनों मेथड से लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर काइनेटिक एनर्जी देन अदर मॉलिक्यूल। अदर मॉलिक्यूल का मतलब सरफेस के कंपेयर में बोला है उसने, ठीक है, सरफेस एनर्जी बोला है उसको। इतना समझ में आया, ठीक है। अब ओपन कंटेनर क्लोज कंटेनर का जो समझाया था वो लिखा हुआ है बस, कि कोई ओपन कंटेनर होगा तो वहीं से इवेपोरेट होगी चीजें, ठीक है। मतलब देखो इवेपोरेशन होगा दोनों में, लेकिन पूरा एकदम एयर तक किस में चले जाएगा, ओपन वाले में। क्लोज वाले में तो वापस आ जाएगा ना कंडेंस होके। तो ओपन कंटेनर में से इवेपोरेशन होगा, वेट ऑफ लिक्विड डिक्रीज होगा क्योंकि अमाउंट कम हो रहा है ना, ठीक है। तो वेपर एस्केप्स। इतना समझ में आया सभी को, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, हो फालतू है, ठीक है। क्लोज कंटेनर, अगर कोई क्लोज कंटेनर है उसमें ये पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी उड़ रहा है, तो जब पानी ऊपर उड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। जब वापस से इकट्ठा होके अंदर आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। वो जो ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं ना वापस सब्जी में या दूध में, वही है, ठीक है, कंडेंसेशन। अब ये जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं P0A। क्या बोलते हैं, देखो PS मतलब PG अपन लिख रहे थे अभी तक, प्रेशर ऑफ गैस,
ठीक है, ये लिक्विड है तो PL लिख दूं, प्रेशर ऑफ लिक्विड। लेकिन मुझे पता है कि सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट के लिए हमेशा अपन क्या लिखते हैं, A, सॉल्यूट के लिए लिखते थे B। तो अभी मैंने क्या बोला, सिर्फ पानी है ना, तो सॉल्वेंट है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, PA। और पानी के अंदर और भी कोई चीज मिक्स नहीं है ना, सिर्फ पानी और प्योर पानी है, तो क्या लिखते हैं, P0A। ये याद रखना, आपसे टर्म आएगा नया, क्योंकि तुम लोग क्वेश्चन में यही बहुत बार फंस जाओगे कि अगर उसने P0A दिया है कि देखो दो चीज अलग अलग है, PA अलग है, P0A अलग है, दोनों सेम नहीं है। P0A प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है और PA उसमें कोई चीज मिक्स है, तब जाके क्लियर है। वो अभी आगे आएगा क्या है मिक्स है कैसे, बट P0A किसका है, प्योर वाटर का या प्योर सॉल्वेंट का, उसके अंदर और कोई भी चीज मिक्स नहीं है। क्लियर, ठीक है, इतना समझ में आया। ये इवापोरेशन मतलब ऊपर जो उड़ रहा है और वापस आ रहा है तो कंडेंसेशन। ठीक है, P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड या ए वेपर कैनॉट एस्केप यहाँ पे, क्योंकि क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, गुड आउट। स्टैंडर्ड प्रेशर कहाँ आता है, नहीं ये आता है PA P0A PS, वो डैश लिखते हो, वो सब अभी आगे आएगा। या तो इसको P डैश लिख दूं और इसको P0 लिख दूं, वो फिर तुम्हारे ऊपर रहता है। हाँ मतलब कुछ भी लिखो ना यार तुम, मैं ये बोल रहा हूँ कि एक नॉट होता है प्योर वाला, उसके अलावा अगर नॉट नहीं लगाया तो समझ जाना दूसरा वाला है, तो सेम नहीं है, गलती से नहीं लगाया वो। ठीक है, ये चीजें राउट फ्लो में भी आ जाएगी। अब अलग अलग बुक अलग अलग, कोई डैश लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है, कोई कुछ और लगा देगा। ठीक है, बट अभी ये समझना कि P0 अलग चीज है और उसके अलावा बाकी चीजें अलग होती है। ठीक है, चलो अब मुझे समझना था लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम आता है तब जाके चीजें इवापोरेट हो पाएगी। बस याद रखना, अभी जो लिक्विड है और जो वेपर है उसमें इक्विलिब्रियम आएगा तब जाके कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर लगेगा। ठीक है, देखो अगर वेपर अभी बिल्कुल भी नहीं ऊपर, जस्ट मैंने गर्म करने ही शुरू किया है, तो वेपर नहीं है तो पहले लिक्विड ऊपर जाएगा ना, समझ में आया। एक टाइम आएगा कि वेपर और लिक्विड वाली चीज थोड़ी कहीं ना कहीं बराबर हो जाएगी, कि जितनी वेपर उठ रही है उतनी वेपर नीचे भी आ रही है, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आएगी। जैसे ऐसा समझो, पानी रखा है, अभी 4-5 मॉलिक्यूल ही उड़ पाए, ठीक है, और गर्म करूँगा तो और ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल का नंबर बढ़ते जाएगा, जो ऊपर ये इस जगह में है, इस जगह में जो मॉलिक्यूल है उनका नंबर बढ़ते जाएगा धीरे 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 धीरे। एक टाइम आएगा कि वो इतना बढ़ जाएगा कि वो कंडेंस होके वापस आने लगेंगे, तो जो नंबर ये यहाँ पे इन पार्टिकल्स का कंडेंस होके वापस आने लगे और उड़ तो रही हैं, तो जब ये चीज बराबर हो जाएगी, जितने उड़ रहे हैं उतने वापस, तो इस लेवल पे जाके लगेगा वेपर प्रेशर, याद रखना। ठीक है, क्योंकि मान लो यहाँ 5 ही मॉलिक्यूल थे तो वो 5 वेपर प्रेशर नहीं लगाएंगे। वेपर प्रेशर कब लगेगा, जब वो इनके उड़ने का रेट और उनके कंडेंस होने का रेट बराबर हो जाए। मान लो 5 ही थे तो वो प्रेशर नहीं लगा, नीचे से और ज्यादा नंबर में ऊपर जाएंगे तो प्रेशर नहीं लगेगा, जब तक वो बराबर ना हो जाए। कि मान लो 10 उड़ रहे हैं और 10 कंडेंस होने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाके वेपर प्रेशर आएगा। एक ही था तो एक मॉलिक्यूल के उड़ने पे कभी वो मॉलिक्यूल वापस आके वेपर प्रेशर नहीं लगाएगा, ये बोल रहा हूँ मैं। 5 है तब लगेगा, बराबर होने चाहिए रेट ऑफ इवापोरेशन और कंडेंसेशन, तब। क्लियर है, तो वही लिखा है कि लिक्विड और वेपर में इक्विलिब्रियम आएगा तब जाके प्रेशर लगता है और उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, द प्रेशर ऑफ वेपर अबाउट द लिक्विड सरफेस, ये लिखा है अबाउट द लिक्विड सरफेस, उसी को बोलते हैं बस वेपर प्रेशर। क्लियर है, बुक के हिसाब से यही है। चलो अब वेपर प्रेशर की एग्जैक्ट डेफिनेशन जो बुक में दी है वो है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड, कब, व्हेन लिक्विड एंड वेपर आर इन इक्विलिब्रियम। समझ में आता है वही चीज है। ठीक है, इवापोरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब है क्लोज कंटेनर। ठीक है, वो ढक्कन लिखा है ना, तो जितना रेट ऑफ से इवापोरेट होगा उतनी रेट से अगर कंडेंस होता है तभी जाके वेपर प्रेशर लगेगा। अगर सिर्फ इवापोरेशन हो रहा है ज्यादा तो कंडेंसेशन कम होगा ना, तो होता ना कि यार दोनों चीज बराबर रहेगी तब जाके प्रेशर लग पाएगा। अगर एक ऊपर वाले जाने वाली चीजें ज्यादा है तो फिर उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं गिनेंगे। ठीक है, ये हुआ, ये हीट बना है वो सब हटा दो। रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन होना चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है वेपर प्रेशर लगने के लिए। इतना समझ में आया बेसिक इवापोरेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर।
अब इवापोरेशन और वेपर प्रेशर किन किन फैक्टर से अफेक्ट होगा, खुद से सोच के देखो। बॉइलिंग पॉइंट से अफेक्ट होगा, किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है कम है तो वेपर जल्दी बनेगी, लेट बनेगी, ज्यादा बनेगी, कम बनेगी। किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, किसी में नहीं है, उससे होगा कि अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपस में है तो स्ट्रांग बॉन्ड है तो मुश्किल से ऊपर उड़ पाएंगे, ठीक है। हाँ मतलब अभी जो चीजें आएंगी, मतलब क्या क्या ऐसी चीजें हो सकती है। हाँ सॉल्यूट अगर अंदर मिक्स है तो फर्क पड़ेगा कि प्योर वाटर है कि उसमें कोई, हाँ मतलब ये सारी बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे, तो अपने को फैक्टर्स पढ़ने हैं, समझ गए ना। तो अभी ये मिटा के मैं अगला पढ़ा रहा हूँ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर एंड इवापोरेशन, वो आएगा, ठीक है। बेटा फोटो खींचो। अच्छा, डेंसिटी के इवापोरेशन डायरेक्टली होगा इनवर्सली होगा? इनवर्सली ना, कोई चीज जितनी ज्यादा डेंस है वो उड़ेगी थोड़ी ना इतनी आसानी से। ये इमेजिन करके देख लिया करो, नहीं समझ में आया तो। सबसे बेस्ट जो अपने रियल लाइफ में होता है कि मान लो तुम शहद को गर्म कर रहे हो और पानी को गर्म कर रहे हो, किसकी भाप उड़ेगी? पानी की, ठीक है। तो डेंसिटी जिसकी ज्यादा है उसका रेट ऑफ इवापोरेशन बहुत कम होगा, ठीक है। चलो मिटा दूं आगे बेटा, फोटो क्लियर। इवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर अपन ने पढ़ लिया है, समझ में आ गया इवापोरेशन होता क्या है, वेपर प्रेशर एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इवापोरेशन और वेपर, क्या हो गया, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे इवापोरेशन और वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, ठीक है। वो पढ़ लेते स्टार्टिंग से। चलो सबसे पहला इधर बेटा, शेप या साइज ऑफ कंटेनर पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब इसको कैसे समझोगे, देखो फॉर एग्जांपल मैंने ये एक छोटा टब लिया है, एक बड़ा टब ले लिया है, ठीक है, और दोनों में सेम पानी भरा है। ऐसा नहीं कि पानी कोई अलग जगह का है, सेम क्वालिटी का टब है, पानी सेम भरा है, सेम टेम्परेचर पे दोनों को हीट पे रखा है, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि और दोनों को ढक दिया है, ठीक है। अब इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि सरफेस, देखो दो चीजें, एक तो सरफेस एरिया, सरफेस एरिया तुम लोगों को समझ में आता है ना कि अगर ये फिंगर्स आपस में चिपकी होती तो इनका सरफेस एरिया कैसा है, ये है। अगर फिंगर्स ओपन है तो सरफेस एरिया बढ़ गया ना, ये समझ में आता है। तो विलाई इसीलिए बोलते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ा देती है। प्लेन है तो प्लेन का सरफेस एरिया सिर्फ इतना होगा, अगर इस पे ऐसे बहुत सारे ऐसे विलाई लग गए तो सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो छोटी सी, अभी यहाँ पे कितना, इतना ही है, उससे पूरा इतना सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तो इसीलिए, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ कि इसमें और इसमें सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इसका कम है, ठीक है, और इसका ज्यादा है, ये समझ में आता है, ठीक है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, मतलब ओपन एरिया ज्यादा है, गर्म करने पे वहां से ज्यादा वेपर निकलेगी ना, ये तो समझ में आता है कि इसमें ये और इसमें मान लो ये, तो यहां से वेपर निकलने के चांसेस ज्यादा है ना। तो इवापोरेशन कहाँ ज्यादा होगा, क्योंकि इवापोरेशन का मतलब क्या होता है, वेपर्स का निकलना। जगह ज्यादा है तो ज्यादा वेपर एक साथ निकलेगी, ठीक है, और जगह कम है तो ऊपर ऊपर की लेयर ही उड़ती है ना, सारी एक साथ तो नहीं उड़ती है, तो वेपर्स इसमें कम निकलेगी जिसमें जगह ज्यादा है, कम है, जगह कम है तो वेपर कम निकलेगी, जगह ज्यादा है तो वेपर ज्यादा निकल रही है। वेपर का निकलना वेपर प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, सुनो क्यों, क्योंकि ये ओपन कंटेनर है तो वेपर प्रेशर तो लग ही नहीं रहा ना, ठीक है। अगर जब ये दोनों क्लोज कंटेनर है तब मैंने क्या बोला, जो वेपर्स यहाँ बहुत सारी इकट्ठी हो जाएगी, मान लो ये इसको क्लोज कर दिया और इसको भी क्लोज कर दिया, ठीक है, तो यहाँ पे जो वेपर्स इकट्ठी हो रही है ना इनकी, ये लगाती है वेपर प्रेशर दोनों में। अब तुम्हारा सबका कहने का मतलब ये था कि ये इसमें ज्यादा वेपर निकलेगी तो वेपर प्रेशर ज्यादा लगेगा यहाँ पे, ठीक है, और इसमें कम वेपर निकलेगी तो वेपर प्रेशर कम लगेगा, यही था, ठीक है। लेकिन प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया लिखते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ऐसे ना, फोर्स पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया मतलब 1 सेंटीमीटर के, ये बोलता हूं हमेशा। तो इसका 1 सेंटीमीटर इधर इधर इधर, ये अंदर नहीं है, सरफेस पे ऐसा है, समझ गए। सरफेस पे मैंने एक स्क्वायर बना दिया, सिर्फ उस स्क्वायर के अंदर इसमें और सेम स्क्वायर 1 सेंटीमीटर का। अब वो कितना भी बड़ा टैंकर हो, कितना भी छोटा डब्बा हो, दोनों में 1 सेंटीमीटर के ही मैंने क्यूब बना, मतलब वो स्क्वायर बना दिए। सिर्फ इस स्क्वायर के अंदर कितने वेपर प्रेशर लगा रहे हैं उसको बोलते सरफेस
सरफेस का वेपर प्रेशर, ना कि पूरे का एक साथ गिनना, क्योंकि प्रेशर का तो मतलब ही होता है ना पर यूनिट एरिया में कितना, तो वेपर पर यूनिट एरिया में कितना प्रेशर लगा रही है वो है वेपर प्रेशर, ना कि इतने सारे वेपर एक साथ इस सरफेस पे क्या लगा रही है प्रेशर। तुम लोग ये समझ रहे थे, नहीं किया ना, वही बोल रहा है डज नॉट डिपेंड। ऐसा अगर पॉइंट आ जाता तो फिर तुम ये सोचते ना, स्टेटमेंट में क्वेश्चन आता तब तुम फिर ये सोचते कि हाँ करता है कि अगर बड़ा बीकर ले लिया तो ज्यादा वेपर है तो ज्यादा प्रेशर लगेगा, ये आता। लेकिन ज्यादा प्रेशर ओवरऑल टोटल लग रहा है, वेपर का जो प्रेशर बोल रहा हूं मैं पर यूनिट पे वो तो सेम ही है ना, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर में उतने ही वेपर प्रेशर लगेगा और यहाँ भी इतना ही, जब तक मैंने टेम्परेचर और पानी सेम रखा है। तो टेम्परेचर सेम तो उसी रेट से उड़ेगा, दोनों में उसी रेट से कंडेंस होगा, समझ में आया? तो उसी रेट से कंडेंस होगा तो 1 सेंटीमीटर में तो उतने ही आएंगे ना, उतने ही प्रेशर मारेंगे वो। इस पे जगह ज्यादा है तो सबका गिनने बैठूंगा तो ज्यादा निकलेगा, लेकिन उसका मतलब ही है ना वेपर प्रेशर पर यूनिट एरिया। समझ गए ये चीज? तो इसलिए बोलते हैं इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप या साइज ऑफ कंटेनर। मैं कैसे भी शेप का कंटेनर ले लूँ, कितने भी बड़ी साइज का छोटा साइज का ले लूँ, वेपर प्रेशर सेम रहेगा, लेकिन रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करेगा। इवापोरेशन की रेट तो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है ना, जितना ज्यादा सरफेस का एरिया दिखेगा उतना ज्यादा वहां से इवापोरेट होगी चीजें। तो ये लिखा है सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा रेट होगा इवापोरेशन का। लेकिन वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया पे डिपेंड नहीं करता। हाँ, वो ये इवापोरेशन है, ये वेपर प्रेशर है। तो इवापोरेशन होता है, वेपर प्रेशर नहीं होता, ये बोल रहा है। तो दोनों को सेम सेम मत समझो, क्लियर है? ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया सभी को यहां से? ठीक है, अब अगला पॉइंट देखो, नेचर ऑफ सब्सटेंस पे तो डिपेंड करेगा ना, कि मैंने एक में पानी रख दिया, एक में अल्कोहल रख दिया, एक में शहद रख दिया, ठीक है, और तीनों को सेम हीट से गर्म कर रहा हूं, तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी अलग ही होगा। जरूरी थोड़ी ना सब में से उतने ही रेट से इवापोरेट होने लगे, और रेट ऑफ क्या सॉरी वेपर प्रेशर भी सब पे फिर अलग लगेगा। ये समझ में आता है? ठीक है, अगर नेचर ऑफ सब्सटेंस मतलब सॉल्वेंट, अपना सॉल्वेंट ही ले रहे, ठीक है, या फिर लिक्विड बोलूं सीधा, नेचर ऑफ सब्सटेंस सॉल्वेंट या लिक्विड, अगर अलग अलग लिक्विड लिया है मैंने तो अलग अलग इवापोरेट की रेट होगी और अलग अलग वेपर प्रेशर लगेगा। सिंपल सा समझ में आता है। अब ये क्यों डिपेंड हो रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से, कि जैसे वाटर लिया तो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है आपस में, एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो उन चारों बॉन्ड को पहले तो हीट तोड़ेगी तब जाके वो वाटर उड़ पाएगा। ये जो समझते हो ना, जैसे मेरी बॉडी है, ठीक है, 2 टांग 2 हाथ है, ये दोनों हाथ में भी इधर बॉन्ड बना रखे, दोनों टांगों ने भी बॉन्ड बना रखे, तो ये 4 जब तक कट नहीं होंगे तब तक बॉडी फ्लोट कैसे होगी ऊपर? समझ गया ना? तो वाटर में सारे मॉलिक्यूल ने आपस में ऐसे ही कर रखा है, 4 बॉन्ड बना रखे साइड से, तो चारों बॉन्ड को पहले हीट से तोड़ना पड़ेगा तब जाके वाटर उड़ पाएगा। तो उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा है तो वेपर इतनी आसानी से नहीं बनेगी। तो जिसका जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, उसकी वेपर उतनी देर से बनेगी ना, तो जितनी देर से वेपर बनेगी उतना उसका कम वेपर प्रेशर होगा। समझ में आती है ये चीज? ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अपन इनऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत पढ़ के आए थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा होती है अगर इंटर की बात करूं आपस में। तो फिर डाइपोल तो इंटरेक्शन होता है बस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला, ठीक है। और वैंडरवॉल तो एकदम ही वो ऐसा है कि ये भी नॉन पोलर होगा, ये भी नॉन पोलर होगा, उनके बीच में भी लग जाता है। आयन नॉन पोलर, आयन डाइपोल, ये बहुत सारे पढ़े थे। बट एक बेसिक अगर अपन देखते थे तो वैंडरवॉल ये बोलता था एक H2 यहाँ रखा है, एक आर्गन यहाँ रखा है, इनके बीच में भी होता है अट्रैक्शन फोर्स। तो भले ही ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जब इनको भी गर्म करूंगा तो इस बॉन्ड को तो तोड़ना पड़ेगा ना, तो कुछ तो हीट लगेगी इनके बॉन्ड को तोड़ने में। तो सबसे ज्यादा किस में लगती है? हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में, फिर लगती है डाइपोल को तोड़ने में, फिर लगती है वैंडरवॉल को तोड़ने में। और डाइपोल वैंडरवॉल का एक टाइप ही है, क्योंकि डाइपोल में भी 2 चार्ज होते हैं, इसमें भी 2 चार्ज, तो चार्ज का अट्रैक्शन ज्यादा है कंपेयर टू अनचार्ज वालों का। तो वैंडरवॉल से उसका मतलब है नॉन पोलर। क्लियर है? H2 समझ गए? चलो, तो वेपर प्रेशर की अगर बात करूं तो वेपर प्रेशर फिर किसका ज्यादा होगा? मेरे पास मान लो 3 लिक्विड रखे हैं, एक है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है,
एक है जिसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो रहा है, एक है जिसमें वैन वाल इंटरेक्शन है आपस में। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ मैं? ये बीकर है, इसमें 100 मॉलिक्यूल रखे हैं, 100 मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से कैसा इंटरेक्शन रख रहे हैं? एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का रख रहे हैं, एक में आपस में 100 मॉलिक्यूल खुद में कैसा इंटरेक्शन रख रहे हैं? डाइपोल डाइपोल का। जो तीसरा बीकर है उसमें कैसा इंटरेक्शन रख रहे हैं? आपस में वो 100 मॉलिक्यूल वैन डर वाल वाला। और तीनों को मैंने सेम हीट से गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि कौन जल्दी उड़ेगा? वैन डर वाल वाला। तो वही लिखा है कि वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा? वैन डर वाल का, फिर डाइपोल का, फिर हाइड्रोजन का। लेकिन इसका रीजन क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर इसका ज्यादा होता है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। ये समझ में आया? अब उसके एग्जाम्पल्स हैं बस। ठीक है, तो जो जहाँ लिखने होती है वही लिखता हूँ मैं। ठीक है, पहले वो पढ़ना फिर ये पढ़ना होता है। चलो, वाटर इथेनॉल। वाटर और इथेनॉल में अगर एग्जांपल लूँ तो वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इथेनॉल भी बनाता है ना। ऑल अल्कोहल आ रहा है, OH आ रहा है, तो OH बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, लेकिन सॉरी, इथेनॉल वाला जो है वो कम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा कंपेयर टू वाटर। एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इथेनॉल उतने नहीं बनाएगा, क्योंकि एक तो बल्कि भी है। ठीक है, तो इतने वाटर से तो कम ही बनाएगा, 3 या 2 बनाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो वाटर और इथेनॉल ये हो गया। अब इन दोनों में देखो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज्यादा है? वाटर का, क्योंकि एक 4 बना रहा है ना बॉन्ड। एक वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो एक मॉलिक्यूल 4 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, और इसमें इतने 4 बॉन्ड नहीं बनाता, 2 या 3 ऐसे कुछ मान के चलो। ठीक है, तो इथेनॉल में इतने बहुत कम बॉन्ड बने, तो जिसमें ज्यादा बॉन्ड है उसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, ज्यादा हीट, तो उसके वेपर कम बनेंगे, तो कम वेपर प्रेशर। समझ? तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा है? इथेनॉल का। वही लिखा है, वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल इज मोर देन वाटर। तो सिर्फ इथेनॉल है ना इसमें, और इसमें सिर्फ वाटर है, तो प्योर है ना। तो मैंने ऐसा तो नहीं किया कि एक ही डब्बे के अंदर इथेनॉल और वाटर मिक्स कर दिया और सॉल्यूशन बना दिया, ऐसा तो नहीं किया। अलग डब्बे में वाटर रखा है, अलग डब्बे में सिर्फ इथेनॉल रखा है। तो प्योर लिखते हैं तो P0 लिखते हैं हमेशा प्योर वाली चीजों के लिए। तो P0 किसका? इथेनॉल का। P0 किसका? वाटर का। तो प्रेशर किसका ज्यादा रहेगा? वेपर प्रेशर इथेनॉल का, इसलिए एरो इधर है। क्लियर है? और वेपर प्रेशर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इनवर्स में होता है, जिसमें आपस में जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनके वेपर बनने में उतना टाइम, उतना कम वेपर प्रेशर। तो जितना ज्यादा फोर्स उतना कम वेपर प्रेशर। समझ में आया? ठीक है, उसी के और कुछ एग्जांपल है, देखो एक बार जल्दी। इथेनॉल, ग्लिसरॉल, ग्लाइकॉल। इसमें एक ही अल्कोहल है, OH है, इसमें 2 OH है, इसमें 3 OH है। तो एक OH मान लो एक बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, और ये आपस में भी फिर 2 बनाएंगे, ये आपस में एक ही बनाएगा। तो सबसे ज्यादा जो मेरे को, अगर इसको गर्म कर रहा हूं तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? यहाँ पे जो दिख रहे हैं 5, यहाँ पे 3, और यहाँ एक ही बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये कम उड़ेगा ना उस डब्बे में से, तो ये कम उड़ेगा, तो इसका वेपर प्रेशर भी कम ही आएगा। तो इसलिए वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होता है? इसका। लिखा नहीं क्या? ये रहा। वेपर प्रेशर प्योर इथेनॉल का ज्यादा है, फिर ग्लाइकॉल, फिर ग्लिसरॉल। ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल में अगर इनमें कंफ्यूजन होता है तो देखो, इसकी स्पेलिंग बड़ी है तो ये 3 है, इसकी स्पेलिंग छोटी है तो ये 2 है, ऐसे याद कर लेना जैसे भी है। ठीक है, वरना आने चाहिए। हाँ, वो इथेनॉल को हटा दो, वो तो समझ में भी आता है, इथ मतलब 2 है और ओल, लेकिन ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल में कंफ्यूजन होता है। ठीक है, चलो याद कर लेना। ठीक है, जैसे भी तुम लोग याद कर पाओ। वाटर और HCl। वाटर और HCl में किसका ज्यादा होगा वेपर प्रेशर? वेपर प्रेशर। क्यों? है ना, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ FON बनाता है, और यहाँ तो Cl है ना, तो वो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा नहीं। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, लेकिन HCl H+Cl- रहता है, तो थोड़ा कहीं ना कहीं पोलर, तो डाइपोल डाइपोल वाला अट्रैक्शन होगा उसमें। तो डाइपोल डाइपोल वाला तो वीक होता है ना कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला तो नहीं उड़ेगा, तो कौन उड़ेगा? HCl। तो HCl का वेपर प्रेशर ज्यादा है, और इंटरमॉलिक्यूलर बोलूं तो उल्टा कर देना। ठीक है, अगला है HFHI। ये एक्सेप्शन में, तो इसको याद रख लेना, और एक्सेप्शन भी क्यों है वो ठीक है। HF क्या करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बाकी सब हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, और ये ऑर्डर मैंने इनऑर्गेनिक में भी लिखवाया था तुमको जब पढ़ा रहा था, वेपर प्रेशर वाला, जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा रहा था तब वहां लिखवाया है ये। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन नहीं है, फ्लोरीन को सबसे लास्ट में फेंक दिया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ऐसा है ये। ठीक है, क्योंकि डाइपोल वाली चीजें थी कि डाइपोल डाइपोल 5 के डायरेक्टली था, जितना ज्यादा 5 उतना ज्यादा वैन डर वाल, तो उससे थोड़ा रिलेट करके देख लेना है। ठीक है, ये वाला याद रखना है। सबसे ज्यादा किसका वेपर प्रेशर है? HCl का, फिर HBr, फिर HI, फिर HF। क्यों? HF सबसे कम है क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बाकी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर रीजन लिखना हो तो लिख लेना,
इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नीचे लिख लेना, और उन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, कॉमन एरो करके लिख लेना, ठीक है। ईथर, अल्कोहल, वाटर समझ में आता है। वाटर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, अल्कोहल है हाइड्रोजन बॉन्ड लेकिन उतने नहीं है जितने वाटर के, और ईथर तो नहीं बनाता, अपन ने पढ़ा है, ठीक है। और ईथर में अगर बना भी रहा है, अच्छा हाँ, ईथर की ये चीज देखना, ईथर खुद में हाइड्रोजन बॉन्ड तो कभी नहीं बनाता, ठीक है, लेकिन इंटर बनाएगा किसी दूसरे के साथ, जैसे वाटर के साथ ईथर आ गया तो वाटर के साथ बना लेगा, लेकिन अगर ईथर बल्कि होता गया ना धीरे धीरे तो वो बॉन्ड भी फिर वीक हो जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ईथर है, ईथर क्या होता है, ये होता है ना, सबसे छोटा ईथर यही हो सकता है, डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। इससे थोड़ा बड़ा क्या होगा, C2H5 और इधर CH3, इससे थोड़ा बड़ा और क्या होगा, दोनों साइड C2H5 लगा दिया, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूं दो ईथर आपस में कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, यहाँ पे ऑक्सीजन से डायरेक्टली कार्बन जुड़े होते हैं। तो ईथर तो कभी भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा कि सेम ऐसे मॉलिक्यूल ले लूं और बोलूं कि वो दो मॉलिक्यूल ये और इसके जैसे एक और कॉपी यहाँ पे, ये दो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, ये नहीं बनाता। ये किसी और के साथ, जैसे HF आ गया तो HF के साथ ये बना सकता है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड की अपनी कंडीशन है ना कि इलेक्ट्रोनेगेटिव से हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। वो इस हाइड्रोजन पे क्या करता है, पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है तो ये फिर इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है। तो किसी और मॉलिक्यूल के साथ बना सकता है, खुद ईथर ईथर आपस में कभी नहीं बनाते। लेकिन अगर मान लो ये अभी छोटे मॉलिक्यूल है तो ये बॉन्ड यहाँ बन गया, ये मॉलिक्यूल का साइज इधर से बढ़ गया तो ये बॉन्ड यहाँ पे बनना मुश्किल है, यहाँ और ज्यादा बड़े बड़े साइज हो गए तो इसमें तो फिर और ही मुश्किल है, इसमें तो कोई और भी आके नहीं बना पाएगा, समझ गए। इसलिए वहाँ स्टेटमेंट में अपन ने लिखे थे कि डाई मिथाइल ईथर बना सकता है, ये थोड़ा बहुत है और ये बिल्कुल नहीं बनाएगा, ये लिखा था, ड्यू टू बल्कि ग्रुप रीजन आया था। समझ में आया कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, कहाँ थे अपन, ये रहा ईथर अल्कोहल। ईथर समझ में आ गया ना क्यों नहीं है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स या कोहेसिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं, एडहेसिव कोहेसिव ये पढ़े होंगे, ठीक है। तो एडहेसिव मतलब, अच्छा फेविकॉल आता है ना एडहेसिव, ठीक है, मतलब कोई चलो यहाँ तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसको ऐसे देखो, एक एग्जांपल, ये टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में पानी भरा है, पानी ऐसा दिखता है ना हमेशा टेस्ट ट्यूब में, कभी भी देखना जूम करके, होना कैसा चाहिए था, ऐसा, लेकिन वो ये यहाँ से पानी क्या करता है, ऊपर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, और चढ़ क्यों रहा है इधर ऊपर, क्योंकि ये ग्लास जो है, ग्लास और पानी के जो मॉलिक्यूल है वो ग्लास से अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंचा रहे हैं, तो ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, समझ गए। ये तुम ऐसा मान लो तुम पानी के ऊपर यहाँ खड़े हो और ग्लास को कैच करके ऐसा ऊपर जंप करने की कोशिश कर रहे हो, तो पानी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो भी यही कोशिश करते हैं कि इस ग्लास से ऐसे चढ़ने की कोशिश करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स, ठीक है। लेकिन अगर आपस में ही मान लो ग्लास से नहीं जुड़ते हुए वो ऐसे जुड़ते हैं कि आपस में ये वाटर मॉलिक्यूल, ये जो यहाँ पे इसको ये अंदर खींच रहा है, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल जो सरफेस वाले उनको अपनी साइड खींच रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव। तो इंटर मॉलिक्यूलर होगा तो कोहेसिव, कोई दूसरी सरफेस के साथ हो तो क्या बोलते हैं, एडहेसिव। इसको ऐसा रख लो ना, फेविकॉल एडहेसिव है, फेविकॉल के ऊपर एडहेसिव स्टिक लिखा हुआ आता है, तो उससे कोई दूसरी चीज भी चिपकाता है। अब तुम ये फिर एग्जांपल ले लेते सर, पेज से पेज चिपका दिया तो सेम ही है, ऐसा नहीं, मतलब इसके ऊपर मेरे को कुछ चिपकाना है पेज, तो मैं फेविकॉल लगा के कोई दूसरी चीज लगाई ना, तो ग्लास के ऊपर जब वाटर ऐसे चिपकेगा तो क्या बोलते हैं, एडहेसिव। अगर वाटर के अंदर ही वाटर के मॉलिक्यूल खींच रहे हैं एक दूसरे को तो कोहेसिव। तो अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये सब कैसी है, कोहेसिव फोर्सेस है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को कोहेसिव फोर्स भी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कोहेसिव फोर्स। पोलर मॉलिक्यूल पता है सारे, पोलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर व्हिच हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स पोसेस रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर। समझ में आया पॉइंट? अरे यार कोई भी पोलर वाटर मॉलिक्यूल, पोलर चीजें होगी तो पोलर वालों में खुद में चार्ज है ना, तो चार्ज वाली चीजें आपस में अपनी चीजों को, जैसे वाटर है तो वाटर के अंदर बहुत सारे H प्लस OH माइनस होंगे, वाटर के खुद के H प्लस उसके OH माइनस को खींच के रखेंगे ना, तो वो क्यों ही दूसरों के साथ बॉन्ड बनाने के लिए या उसको दूर जाने देगा। जैसे वाटर है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हो तो समझ में आता है, ठीक है। वाटर के अलावा कोई दूसरा है, ऐसा कोई एक एग्जांपल ले लो, A प्लस B माइनस ले लिया मैंने, तो अगर इसको गर्म किया
तो बी माइनस को उड़ने देने से कौन बचाएगा? ए प्लस। ए प्लस इस बी माइनस को खींच के रखा है ना, या फिर ए माइनस अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो बी माइनस उसको खींचने की कोशिश करेगा। तो जो अपने अंदर इसके ये जो भी बीकर है उसके अंदर अगर ए प्लस और बी माइनस या कोई भी आयनिक सब्सटेंस है तो आयनिक सब्सटेंस आपस में ही खुद को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको गर्म भी करूंगा तो मुश्किल से गर्म होंगे, लेकिन अगर कोई नॉन पोलर होता तो वहां पे तो ऐसा कोई रीजन ही नहीं हो, तो जल्दी उड़ जाएगा। तो वही लिखा है कि पोलर मॉलिक्यूल सच एज वाटर, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड भी, उसके अलावा पोलर भी है, विच हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्स, आपस में खींच रहे हैं ना एक दूसरे को। आ रहा है समझ में? पजेस रिलेटिवली लोअर वेपर प्रेशर, समझ में आता भी है, सिंपल है। कोई ऐसा जिसको नहीं आई हो ये चीज आ जानी चाहिए, ठीक है, जरा सी चीज है वो। नींद आ रही है क्या तुम लोगों को? ये समझो, अगर मैं इसको गर्म कर रहा हूं, ए प्लस उड़ने की कोशिश करेगा तो बी इसको खींचेगा ना, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से वेपर प्रेशर कम लगता है आयनिक कंपाउंड में। लेकिन मान लो अगर यही नॉन आयनिक कंपाउंड होता कि सिर्फ ए बी कुछ अलग अलग होते हैं, तो इनमें कौन खींच रहा है? कोई नहीं, तो बी उड़ सकता है, ए भी उड़ सकता है। तो ये बोल रहा है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल होगा तो उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, उसकी वजह से उनका वेपर प्रेशर कम होता है। वेपर ही नहीं बनेगी तो क्या का प्रेशर। क्लियर है? यही था वो पॉइंट। अब देखो, अब सब्सटेंस पे भी डिपेंड करता है, वो अपन वैसे उधर टूटे फूटे में पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा कैटेगराइज कर लिया है, ठीक है। चलो, सब्सटेंस अगर वॉलेटाइल है और नॉन वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जो चीज उड़ जाती है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो चीज नहीं उड़ेगी। रेत है, रेत क्या है? रेत को गर्म करूँगा उड़ेगी क्या? नहीं, ठीक है। तो ऐसे समझ लो अभी बस, ठीक है। लेकिन ऐसी कोई चीज है जो गर्म करने पे उड़ सकती है, जैसे पानी या वाटर की ड्रॉपलेट, तो वो क्या है? वॉलेटाइल है। तो लिक्विड वॉलेटाइल होते हैं, लेकिन सॉलिड मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन वॉलेटाइल होंगे, ठीक है। तो सॉलिड कैसे होंगे? सॉलिड से रेत याद रख लो, सबसे बेस्ट है। कितना भी गर्म कर लो पानी उड़ेगा, लेकिन रेत वहीं रह जाएगी। समझ में आता है ये चीज? तो सॉलिड कैसे होते हैं? नॉन वॉलेटाइल, जो उड़ते नहीं है। लेकिन कोई भी लिक्विड होगा तो उड़ेगा। एक टाइम आएगा इतना टेम्परेचर, जैसे मरकरी तो सॉलिड है, पर ठीक है, पता नहीं उड़ता नहीं उड़ता। शहद है, एक टाइम आएगा गर्म करने पे उड़ जाएगा, पानी उड़ेगा। कोई भी लिक्विड ले लो तुम, कोई सा भी लिक्विड, हर लिक्विड उड़ेगा। अमोनिया लिक्विड है, उड़ता है। अमोनिया तो ऐसे उड़ जाता है, समझ गए? तो लिक्विड्स उड़ेंगे तो उनको बोलते हैं वॉलेटाइल, जो चीजें नहीं उड़ती सॉलिड उनको बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। ये वर्ड्स बार बार रिपीट होंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये चीजें आएगी तुमको, प्योर वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। तो वहां जब ये वर्ड आएंगे तो फिर वर्ड सोच के क्लियर होना चाहिए कि वॉलेटाइल है तो क्या हो सकता है, नॉन वॉलेटाइल है तो क्या हो सकता है। समझ गए? अपना मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट कैसा होता है? वॉलेटाइल की नॉन वॉलेटाइल? याद रखना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम सॉल्वेंट कैसा होता है? वॉलेटाइल। सॉल्यूट डिपेंड करता है कि वॉलेटाइल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो यही फिर राउल्ट्स लॉ में अपने को पढ़ना है कि मान लो पानी लिया है, पानी में वॉलेटाइल चीज मैंने मिक्स की है कि नॉन वॉलेटाइल मिक्स की है, तो दो केस बनते हैं फिर वहां पे। तो ये चीजें हाँ मतलब देखते हैं, सोचना पड़ेगा मेरे को, ठीक है। तो क्या था लोग है ना। चलो हाँ, वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल समझ में आया, ठीक है। वॉलेटाइल जो उड़ जाएगा, नॉन वॉलेटाइल जो नहीं उड़ेगा, ठीक है। अगर कोई चीज उड़ रही है तो उसका वेपर क्रिएट होगी और वेपर प्रेशर लगाएगी ना, तो वेपर प्रेशर होगा किसका? वॉलेटाइल चीजों का। अगर कोई नॉन वॉलेटाइल चीज है, बिल्कुल एकदम प्योर नॉन वॉलेटाइल है, तो वो उड़ेगी ही नहीं, तो उसके वेपर भी नहीं बनेंगे, तो वेपर प्रेशर लगेगा क्या? नहीं। तो नॉन वॉलेटाइल चीजों का वेपर प्रेशर कितना होता है? 0। वॉलेटाइल चीजों का वेपर प्रेशर कितना होता है? कुछ ना कुछ तो होगा, ठीक है। तो वॉलेटाइल उड़ने वाले, उनका P0 मतलब प्योर है, ठीक है। मिक्सचर नहीं है। मिक्सचर मतलब मैंने कोई दो चीज मिक्स की तो दो में हो सकता है ना, एक वॉलेटाइल हो एक नॉन वॉलेटाइल हो। तो मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एक ही चीज है अभी मेरे पास, सिर्फ वॉलेटाइल चीज डाल रखी मैंने बीकर में, तो वो उड़ेगी, वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर क्रिएट होगा, तो P0 कुछ ना कुछ तो होगा, 0 तो नहीं होगा, कुछ तो प्रेशर लगेगा। अगर मैंने नॉन वॉलेटाइल सॉलिड, देखो वर्ड लिख भी दिया है, इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम सॉलिड पार्टिकल ही होते हैं वो। सो मत बेटा, पानी पी लो सारे जिनको नींद आ रही है, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स होते हैं, तो नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स नहीं उड़ेंगे, ठीक है। अगर उड़ ही नहीं रहे तो वेपर ही नहीं बनेगी, तो वेपर प्रेशर भी नहीं आएगा।
तो इसका पी नॉट कैसा होगा, 0। क्लियर है, ठीक है। इसका एग्जांपल कुछ देख लो, वाटर उड़ता है, पता है अपने को लिक्विड है। मिथाइल अल्कोहल उड़ता है, भले इंटरमोलिकुलर फोर्स से ज्यादा हो कम हो, लेकिन उड़ता तो है ना। इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH लिखूं या C2H5OH लिखूं, एक ही बात है। बेंजीन C6H5 लिक्विड है, उड़ता है। टॉल्यून C6H5 CH3। और ये एग्जांपल इसीलिए लिखे क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में तुमको ये एग्जांपल देगा, ठीक है। चलो अपने जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ये आएगा कि टॉलिन सॉल्वेंट ऐसा कुछ सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन विद अ मिक्सचर ऑफ टॉलिन प्लस कुछ दे देगा, तो तुमको फिर समझ में आ जाना चाहिए कि इनमें से कौन वॉलेटाइल है कौन नॉन वॉलेटाइल है, तो किसका वेपर प्रेशर होगा किसका नहीं होगा। या फिर क्वेश्चन में अगर वो मेंशन नहीं कर रहा है कि जो भी वेपर प्रेशर दिया है, तो तुमको मानना पड़ेगा कि वो वॉलेटाइल वाले का ही होगा, नॉन वॉलेटाइल वाले का कैसे हो सकता है, समझ गए। तो ये फिर क्वेश्चन से तुमको हिंट निकालनी होगी। तो ये कुछ ऐसा एग्जांपल है जो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होंगे वॉलेटाइल के लिए, ठीक है। नॉन वॉलेटाइल के लिए ये इवेपोरेट ही नहीं होते तो वेपर ही क्रिएट नहीं होती तो वेपर प्रेशर भी नहीं होगा, ठीक है। नहीं उड़ेगा मतलब नो वेपर, तो नो वेपर प्रेशर। क्लियर है, लिख लेना ये चीजें। वेपर नहीं बनेगी तो वेपर प्रेशर भी नहीं बनेगा क्योंकि उड़ नहीं रहा है, ठीक है। यूरिया, ग्लूकोज और सुक्रोज। अच्छा यूरिया लिक्विड है सॉलिड है? सॉलिड है, याद रखना, ठीक है। हाँ खेत में डालते हैं, याद है ना, यूरिया के कट्टे आते हैं। तो NH2CO NH2 फॉर्मूला होता है। तो ये यूरिया यूरिन तुम कंफ्यूज मत करना कि नहीं लिक्विड है, यूरिया पार्टिकल है, सॉलिड है। प्रोटीन, अमोनिया, यूरिया, ठीक है। यूरिया मॉलिक्यूलर वेट 60 होता है, याद ही रखना है। ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी पाउडर देखते हैं ना अपन, मार्केट में मिलता है। तो ये चीजें याद रखना है इन एग्जाम्पल से कि ग्लूकोज का डब्बा है तो हाँ सॉलिड ही है। यूरिया के खाद में डालने के लिए मतलब कट्टे आते हैं, ठीक है, बोरी, तो ये भी सॉलिड है, ग्लूकोज भी सॉलिड है, सुक्रोज भी सॉलिड है, याद रखना, शक्कर। तो अगर ये वर्ड्स आया तो फिर ये मत सोच लेना ग्लूकोज को तो पानी में मिला दिया तो लिक्विड है तो उड़ जाएगा। पानी उड़ेगा उसमें से, सिर्फ ग्लूकोज कभी नहीं उड़ेगा, समझ गए ना। ग्लूकोज वाले पानी को अगर गर्म करोगे तो उसमें से सिर्फ पानी उड़ेगा, जो ग्लूकोज घुला हुआ है वो नहीं उड़ता। वो जब तक पूरा पानी नहीं उड़ेगा वो वहीं रह जाएगा फिर, या फिर उड़ के कंडेंस होके जम जाएगा। ऐसा होता है ना, पतीले के साइड में वो जम जाता है, तो ऐसे करके जम जाएगा, उड़ेगा कभी नहीं। क्लियर है। तो पानी में से कभी भी सॉलिड पार्टिकल उड़ेंगे नहीं, पानी में घुल के रह सकते हैं। ये चीज का एग्जांपल तुम लोगों ने देखा होगा कभी, घर पे पानी बॉईल गैस पे किया है ना, ठीक है, गुड, अच्छा। हाँ गैस पे जब पानी गर्म करते हैं ना, बहुत देर तक, मान लो 15-20 मिनट, आधे घंटे तक गर्म किया है, तो पानी के नीचे छोटे छोटे वाइट कुछ पार्टिकल डिपॉजिट हो जाते हैं। भले तुम आरओ का पानी डाल दो कहीं का भी, नल, वैसे नल के ही लेते हैं, ठीक है, बट पानी अपन ने रखा गर्म करने, पानी अपने को देखने पे क्या लग रहा था, प्योर पानी है, इसमें कोई कचरा नहीं है, छान के भी डाल दो। लेकिन जब आधे घंटे बाद देखा तो नीचे वो वाइट छोटे छोटे डॉट बहुत सारे क्रिस्टल्स के फॉर्म में इकट्ठे हो जाते हैं, पता ना। तो जब देखा था तब तो वो पानी था पूरा, लेकिन बाद में आधे घंटे बाद कहाँ से आ गए वो, अलग से तो हवा से तो मिक्स हुए नहीं होंगे, अंदर ही होंगे पार्टिकल घुले हुए, समझ गए ना। लेकिन वो आधे घंटे बाद नीचे सेटल हो गए, ये फर्क था, बस थे अंदर ही। तो वैसे बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज का जो पानी आता है उसमें ग्लूकोज घुला हुआ है, तुमको दिख नहीं रहा है। जैसे वो बॉटल चढ़ती ना, हॉस्पिटल में जाते हैं कभी भी, ये नॉर्मल सलाइन वाली, उसमें नमक होता है, और ग्लूकोज की जो बॉटल होती है डेक्सट्रोज की, ठीक है, तो उन बॉटल में तुमको ग्लूकोज दिखता है क्या कहीं? ऐसा दिखता है पानी है, लेकिन ग्लूकोज मिक्स है ना अंदर। तो वही चीज है कि वो तुमको भले दिख रही हो नहीं दिख रही हो, लेकिन है वो सॉलिड। ये बोल रहा हूँ कि सॉलिड पार्टिकल है, याद रखना, उसको लिक्विड लेके मत करना क्वेश्चन, ठीक है। तो यूरिया क्वेश्चन में अगर देता है, ग्लूकोज देता है, सुक्रोज देता है, तो समझ जाना उनका प्रेशर कैसा होगा, प्योर वेपर प्रेशर 0 होगा। अगर ये कोई चीजें देता है तो उनका प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा, कुछ ना कुछ होगा, जो भी क्वेश्चन में वो दे के रखेगा उतना होगा, ठीक है। अगर इनका नहीं भी देता है तो तुमको अज्यूम कर लेना है कि 0 है, या फिर मान लो क्वेश्चन में वो एक ही वेपर प्रेशर देता है और मेंशन नहीं करता है कि किसका है, तो तुमको पता होना चाहिए कि वॉलेटाइल वाले का ही होगा, नॉन वॉलेटाइल का तो 0 होता है। तो एक ही दिया है तो किस में रखोगे? अगर मान लो बोल रहा है कि यूरिया प्लस वाटर का एक मिक्सचर बना हुआ है
और उसका वेपर प्रेशर है कुछ दे दिया उसने 1.2, तो वो 1.2 किसका है? वाटर का है, क्योंकि यूरिया का तो 0 ही होगा, पता है मेरे को। समझ गए? तो ऐसे फिर क्वेश्चन में तुमको मतलब चीज़ें सिलेक्ट करनी होगी। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोल रहा हूँ? अभी जो बोला हुआ आया तुम लोगों को? फोन चला ले बेटा तू। क्या देख रहा को ही चलाना बोलते हैं फोन। कर ले, अब कर ले। मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन में वो ऐसा देगा कि सॉल्यूशन विद अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड यूरिया, ठीक है, और उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है कितना? 1.2। तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर दे रखा है और सॉल्यूशन बना किससे? वाटर और यूरिया से, तो उसमें वो वेपर प्रेशर एग्जैक्टली है किसका? वाटर का, क्योंकि यूरिया का तो 0 ही होगा ना। तो वो तुमको फिर वहां से पता करना रहता है कि किसका दिया है, किसका 0 रखोगे। समझ गए? अगर दोनों ही लिक्विड होंगे तो वो अलग से मेंशन करके देगा कि ए का इतना है, सॉल्यूट का इतना है, सॉल्वेंट का इतना है, सारी चीजें देगा। क्लियर है? वो क्वेश्चन करोगे तो आ जाएगा धीरे धीरे समझ में, ये एग्जांपल्स याद हो जाएंगे। ठीक है, अब टेम्परेचर वाला पॉइंट। टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट वाली चीजें अलग अलग है, सेम मत समझना पहली चीज तो। ठीक है, बहुत बार अपन लोग यही करते हैं, टेम्परेचर, हीट, बॉइलिंग पॉइंट सब सेम लगता है अपने को। ठीक है, टेम्परेचर, हीट और बॉइलिंग पॉइंट सब सेम लगता है, लेकिन जब ढंग से पढ़ोगे तो सारी चीजें कहीं ना कहीं अलग है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वाला पॉइंट पढ़ना बचा है, टेम्परेचर पढ़ा रहा हूं मैं अभी। ठीक है, इधर बेटा देखो, टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाते जाऊंगा, टेम्परेचर मतलब गैस का मैंने वो ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है, तो जल्दी जल्दी इवेपोरेट होगा। जितने ज्यादा वेपर बनेंगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर बढ़ेंगे, तो सॉरी इवेपोरेशन बढ़ेगा, तो इवेपोरेशन बढ़ा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो हमेशा टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर बढ़ेगा ही। ऐसा कभी नहीं होगा कि टेम्परेचर बढ़ाया और वेपर प्रेशर कम हो गया, कुछ भी मिक्स कर दो फिर तुम। क्लियर है? अगर एक सॉल्यूशन दिया हुआ है, टेम्परेचर बढ़ाने पे उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ेगा। फिर हाँ, बीच में ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए कि उसमें से तुमने कुछ और नई नई चीजें मिक्स कर दी, ये नहीं, जो दिया है उसकी बात कर रहा हूं मैं। क्लियर है? बातें नहीं, टेम्परेचर इंक्रीज, इवापोरेशन इंक्रीज, वेपर प्रेशर इंक्रीज। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ऑलवेज इंक्रीजेस एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस। ठीक है, एक इक्वेशन आती है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है, बट ये टेम्परेचर से रिलेट करके वेपर प्रेशर को बोल रहा है, तो यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, log P2/P1 मतलब प्रेशर एट वो वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। ठीक है, अब वेपर प्रेशर आ गया और टेम्परेचर भी आ गया, तो इसीलिए इक्वेशन यहाँ पे लिखी है। ठीक है, डेल एच वेपराइजेशन अपन 2.303 आर डेल एच वेपराइजेशन दे के रखेगा, या फिर डेल एच उससे डेल एफ बाई टी ऐसे कुछ एक फॉर्मूला होता है, उससे निकालते हैं, यहाँ का कोई काम करनी हो। ठीक है, 1/T1 माइनस 1/T2, ये चीज समझ गए? तो अगर कभी आता है, वैसे तो इस चैप्टर में आएंगे नहीं इसके क्वेश्चन, बट इक्वेशन ही पूछ ली, क्या रिलेशन क्या होता है वेपर प्रेशर और अगर दो टेम्परेचर दिए और दो वेपर प्रेशर दिए हैं, तो उसका आपस में रिलेशन कैसे फाइंड करोगे कि इतने पे इतना तो इतने पे कितना, तो वो इससे आता है। क्लियर है? ठीक है, डेल एच क्या है? वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन है, आर गैस कांस्टेंट है, 3 वैल्यू होती है अलग अलग यूनिट के साथ, 8.314, 2 और 0.0821। ठीक है, और P1 P2 वेपर प्रेशर है T1 T2। ठीक है, टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर हमेशा बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, बस ये। और हाँ, ये ग्राफ डायरेक्टली नहीं है, ऐसे ऊपर जा रहा है, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाएगा। टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया और वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा है, उससे ज्यादा फिर बढ़ा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर समझ गए चीज कि 100 पे पानी बॉयल हो गया, ठीक है, बस उससे ज्यादा नहीं चाहिए। एक लिमिट आएगी कि जितने वेपर बन रहे उतने ही बनते रहेंगे, तुम कितना भी कुछ भी कर लो। ठीक है, या टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है, वैसे इसने टेम्परेचर कांस्टेंट कर रहा है तो वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया एक टाइम के बाद, क्योंकि एक टाइम के बाद वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा वेपर फेज में पूरा, इसीलिए। हाँ, 1 एटमॉस्फेयर और टीबी लिखा है, टीबी वो होता है बॉइलिंग कांस्टेंट, फ्रीजिंग कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट, वही होता है ना, बॉइलिंग कांस्टेंट, है ना। तो अभी आएगा आगे क्या होता है देख लेंगे। ठीक है, मतलब एक एटमॉस्फेयर प्रेशर है तो कितना टेम्परेचर पे वो चीज गर्म हो सकती है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग कांस्टेंट। ठीक है बेटा, इसका फोटो ले लो, रब कर रहा हूँ मैं ना, बातें नहीं, अब बातें बंद कर दो। ठीक है, चलो चौथा पॉइंट, वेपर प्रेशर और इवापोरेशन का चौथा पॉइंट, कि वेपर प्रेशर और इवापोरेशन कौन कौन से ऐसे अलग अलग फैक्टर्स है जिन पे डिपेंड करता है। ठीक है,
तुम लोग हमेशा यह चीज याद रखना, एक पॉइंट लिख लो मार्जिन के ऊपर, टेम्परेचर, हीट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर डिफरेंट थिंग्स। पहले तो ये लिखो कि टेम्परेचर, हीट और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। अपने को सेम ही लगता है, हीट सेम, टेम्परेचर सेम, बॉइलिंग पॉइंट सेम, क्योंकि सब बॉयल जैसे लगता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन अलग है। इसके पहले अपन टेम्परेचर पढ़ के आए ना कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा क्योंकि इवेपोरेशन बढ़ रहा था, ठीक है। अब बॉइलिंग पॉइंट वाली चीज़ें एग्जैक्ट ज़रूरी नहीं कि सेम मैच करे उससे। उसका ग्राफ देखा था, ऊपर जा रहा था, इसके पहले वाले का। इसका ग्राफ देखो, जा रहा है ऊपर लेकिन कर्व अलग है, तो ठीक है। चलो इधर तो सेम नहीं है। मैं बोल रहा हूँ कि टेम्परेचर और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं है। सेम होते तो फिर अलग से हेडिंग ही क्यों होती, है ना। टेम्परेचर ऑब्लिक बॉइलिंग पॉइंट लिख देता ना उसी को मैं। टेम्परेचर अगर अलग पढ़ा रहा हूँ, बॉइलिंग पॉइंट अलग पढ़ा रहा हूँ, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। पहले तो ये समझो, ठीक है। अच्छा देखो, कोई भी चीज़ बॉइल कब होती है? बॉइल होने का मतलब क्या है? देखो, एक तो सॉलिड से लिक्विड में आता है कोई चीज़, और लिक्विड से फिर गैसियस स्टेट में आती है, ठीक है। एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देता हूँ। सॉलिड से काय में कन्वर्ट होती है? लिक्विड में, और लिक्विड से वेपर। हाँ भाई, गैसियस लिख लो, वेपर लिख लो, ठीक है। मतलब आइस, लिक्विड और आइस, वाटर और वेपर। ये समझ में आता है सभी को? ठीक है बेटा, बातें नहीं करो। चलो, यहां से यहां पे शिफ्ट होने को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि कभी भी सॉलिड से लिक्विड में चीजें कन्वर्ट होते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट, लिक्विड से गैस में होता है तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कोई भी चीज बॉइल कब होती है? फॉर एग्जांपल, मैंने बीकर बनाया है, ठीक है, इसमें पानी भर रखा है। अभी पानी कब बॉइल होगा? आग लगा हुआ, ठीक है, वो समझ में आता है। उसके बाद कब होगा? उसकी कंडीशन, इवापोरेशन कब हो? जैसे आग लगा इवापोरेशन हो जाएगा, तो कुछ तो होगा ना। कब होगा? कब होंगे वो? कब होगा वही पूछ रहा हूँ। सुनो, देखो, ऊपर कुछ नहीं है ना, तो एयर है। जैसे वो है ना, वो एग्जांपल तुमको बताया था कि अपन ईथर वाले मीडियम में, जैसे मछलियों के लिए पानी है, अपने लिए जो अपने को एयर दिख रही है, जरूरी क्या एयर हो? किसी और के लिए पानी दिखता हो। जो अपने को एयर दिख रहा हो, पानी दिखता हो। समझ गए क्या बोल रहा हूँ मैं? अरे यार, तो मछलियां पानी में रहती है, मछलियों को पानी जैसा शायद ही लगता हो। अपन एयर में रह रहे, ठीक है। जैसे अर्थ है, अर्थ यहाँ पे रखी है, पूरा एयर ही है ना यूनिवर्स। उसमें मैंने एक पत्थर रख दिया अर्थ, तो इसके आसपास पूरी एयर है। तो अर्थ हटा के मैंने एक मछली रख दी, तो मछली के लिए जो पानी है उसके लिए एयर हो जाएगी। मतलब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? हाँ, ठीक है, हाँ, ये चीज समझ गए। तो मछली हमेशा पानी में ही है, बर्थ से लेकर डेथ तक। तो वैसे अपन भी तो ऐसे ही ना, बर्थ से लेकर डेथ तक एयर के अंदर है। तो मछली के ऊपर हमेशा पूरे जीवन भर वो पानी का जो प्रेशर है वो लग ही रहा है, तो वो उसके लिए नॉर्मल चीज है। तो वैसे ही अपने ऊपर जो एयर का प्रेशर लग रहा है वो अपने लिए नॉर्मल चीज है। ये समझ में आता है इतना? ठीक है। तो कोई भी चीज यहाँ रखी, ये पेन रखा है, इस पे हर साइड से पूरे 360 डिग्री एंगल से एयर के पार्टिकल्स कांटेक्ट में है ना। वैसे ही पानी में मैंने पत्थर डाला, तो उस पत्थर के आसपास पानी कांटेक्ट में, तो वो सेम चीजें रिलेट करके ऐसा बता रहा हूं मैं, ठीक है। चलो, ये यहाँ पे क्या है? पानी है। ये एयर है ना यहाँ पे, ये समझ में आता है? एयर हर जगह है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, ये पानी है, पानी के हर साइड आसपास जितना भी है ये एयर ही है, ये बोल रहा हूं मैं। तो अगर इस पानी को इस एयर में आना है, तो इस एयर को यहाँ से रिप्लेस करना पड़ेगा ना।
एयर को धक्का दे के हटाना पड़ेगा, तब जाके वो उसकी जगह आ पाएगा ना। जैसे मछली को अगर ऊपर आना है, एक मछली यहाँ तैर रही है, इसको यहाँ आना है तो पूरा पानी, तो इसको पानी को रिप्लेस करके ऊपर आना पड़ेगा ना। पानी को रिप्लेस कब कर पाएगी? जब जो पानी इस मछली के ऊपर प्रेशर लगा रही है उससे ज्यादा प्रेशर या उतना बराबर प्रेशर अगर ये मछली लगा पाती है तो ही ऊपर जा पाएगी, वरना वो पानी का प्रेशर ज्यादा तो वहीं रह जाएगी ना मछली। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं ऊपर से जो मछली के ऊपर पानी का प्रेशर लग रहा है, मैं बोल रहा हूं मछली को अगर यहां आना है तो मछली के ऊपर जो पानी का वेट या प्रेशर लग रहा है उससे ज्यादा या उतना बराबर प्रेशर मछली को ऊपर लगाना पड़ेगा, तब जाके मछली ऊपर आएगी। तो सेम चीज यहां भी होती है ना, कि जो पानी की ड्रॉपलेट है पानी के अंदर, इनको जो ऊपर से प्रेशर लग रहा है एयर का, जो अपने को एयर दिख रही है और जो मछली को पानी दिख रहा है, समझ गए ना कंपेयर कैसे कर रहा हूं मैं। तो पानी के मॉलिक्यूल अगर ऊपर दिख रहे हैं तो उनको क्या दिख रहा है? हाँ, बहुत सारी एयर है ऊपर से, तो उनको जो एयर जितना प्रेशर लगा रही है उतना बराबर प्रेशर लगेगा तो वो उस चीज को रिप्लेस कर पाएंगे। देखो ज्यादा लगा तो भी रिप्लेस कर देंगे, लेकिन एक मिनिमम तो कुछ होना चाहिए ना उतना, क्योंकि बराबर पावर लगेगी तो ये इसकी जगह आ जाएगा, ये इसकी जगह। तो ये वाटर मॉलिक्यूल जब अगर एक एटमॉस्फेयर ये लगा रहा है यहां से, तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसको भी लगाना पड़ेगा, तब जाके ये उस एयर को रिप्लेस कर पाएगा। और ये मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएगा? ऊपर उड़ के, ये यहां पे। समझ गए? तो बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है? कौन सा ऐसा टेम्परेचर है जहां ये चीज बॉइल हो जाएगी? बॉइल मतलब वेपर में कन्वर्ट होना। तो वेपर में कब कन्वर्ट होगा? जब गर्म किया तो अंदर प्रेशर बढ़ रहा है ना, वो जो ऐसे, समझ गया ना, पानी बॉइल होता है तो अंदर प्रेशर बढ़ता है, तो वो प्रेशर इतना हो जाए कि 1 एटमॉस्फेयर के बराबर चले जाना चाहिए। 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760 mmHg या अदर जिस भी यूनिट में तुम लेते हो, ठीक है। तो इतना 1 एटमॉस्फेयर, इतना प्रेशर पानी का भी हो जाए। जैसे पानी का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हुआ, ये उस एयर को रिप्लेस करने लग जाएगा। क्लियर है? उस पर्टिकुलर पॉइंट को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आ गया? इसी को बोल रहा था, हिंदी में अपनी भाषा में लिख लेना हो 3 लाइन में। द टेम्परेचर एट विच, इसको कितना गर्म करूं, या ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिसपे इस चीज का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए। समझ में आया? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसने जो वर्ड ये यूज किया ना वेपर प्रेशर, इससे यहाँ कंफ्यूज मत होना, जो तुमको समझाया उसको वैसे ही याद रखो, ठीक है। वेपर प्रेशर का मतलब क्या है? वेपर जो ऊपर उठेगी वो बाद में आने के बाद यहाँ वेपर प्रेशर जो लगा रही है, वो प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, कि एटमॉस्फेयर भी उतना ही लगा रहा है, वेपर भी उतना ही लगा रही है, तो वेपर ऊपर भी उठ सकती है ना। एक ड्रॉप आ रही है वेपर की, मतलब वो जो डेफिनेशन दे रहा है वो बॉयल होने के बाद के उससे पर्सपेक्टिव से थोड़ी दे रहा है। वेपर प्रेशर कब लगेगा? जब वेपर बन चुकी होगी। तो वेपर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगा रही है और एयर भी 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लगाएगी, तो बोल रहा है कि जब ये चीज बराबर हो जाएगी तो बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। और वही चीज मैंने जो तुमको समझाई कि इधर से 1 एटमॉस्फेयर उधर से 1 है, तभी वो रिप्लेस कर पाएगा। क्लियर है? अब उस डेफिनेशन को एक बार पढ़ के देख लो। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगा रहा है उतना ही प्रेशर अगर वेपर का भी होता है तो बराबर ही हो गया, तो कोई किसी को भी रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करना मतलब वेपर में कन्वर्ट होना, वही है। आया सबको समझ में? और बहुत ही शुद्ध भाषा में अगर बोला जाए तो ये वेपर प्रेशर होगा और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये बोल रहा है वो, और ये चीजें बराबर हो गई। या फिर इसको ये समझो कि ये प्रेशर और ये प्रेशर बराबर हो गया। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो लग रहा है उतना ही, कितना टेम्परेचर रखूं कि ये उड़ सके और उसको रिप्लेस कर पाए। और उड़ सके का मतलब क्या? प्रेशर से ही उड़ेगा ना। कोई रॉकेट भी अगर उड़ता है, मतलब जो भी इस पे रॉकेट्स होते हैं, वो जमीन पे एक प्रेशर लगा के ही उड़ते हैं ना। तो इस पानी को अगर उड़ना है तो प्रेशर ही लगाएगा ना। वो प्रेशर की एनर्जी कहाँ से आ रही है? हीट से आ रही है। तो पूछ रहा है कितनी हीट रहे, उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलता है कि ये इसके बराबर हो जाए। समझ में आई ये चीज सभी को? ठीक है, ये डेफिनेशन पढ़ लिया। अब देखो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर और वेपर प्रेशर के कैसे डायरेक्टली इनवर्स। अब तुम खुद से सोचो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली होगा कि इनवर्स? अगर मान लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कि कम?
अगर ऊपर से 1 लग रहा है तो इसको भी 1 लगाना पड़ेगा। ऊपर से अगर 5 एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है तो यहां से भी 5 लगाना पड़ेगा, तभी रिप्लेस होगी ना चीजें। तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा इसके ऊपर, उतना ही ज्यादा मेरे को हीट करना पड़ेगा इसको, तब जाके वो उड़ पाएगा। तो जितना ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ये समझ में आता है? ठीक है। वेपर प्रेशर के, जितना ज्यादा वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। कि देखो वेपर प्रेशर कब क्रिएट होगा, जब ये आराम से उड़ रहा होगा पहले ही। तो वेपर प्रेशर अगर, बेटा सुनो, इधर बातें नहीं करो, वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इससे समझो, ठीक है। वेपर प्रेशर जितना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। वेपर प्रेशर कब ज्यादा क्रिएट होगा, देखो एक बीकर है, 2 बीकर समझो, एक बीकर ये है, एक ये है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज्यादा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। दोनों को सेम टेम्परेचर पे बॉईल किया तो कौन जल्दी उड़ेगा, जिसके फोर्सेस कम है, तो वो उतना ही ज्यादा वेपर प्रेशर लगाएगा। इसमें बहुत ज्यादा फोर्सेस है तो वेपर प्रेशर कम लगाएगा। तो जिसमें वेपर प्रेशर ज्यादा लग रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम है ना, जल्दी उड़ जाएगा। जल्दी उड़ेगा तभी ज्यादा वेपर बनेगी और ज्यादा वेपर प्रेशर लगेगा। तो वही चीज लिखी है कि वेपर प्रेशर ज्यादा, बहुत ज्यादा अगर है, किसी का दिख रहा है कि बहुत ज्यादा वेपर प्रेशर लगा रही है, मतलब वो जल्दी उड़ा होगा तभी वेपर बनी है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम रहा होगा जब भी उड़ा जल्दी। तो बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है तब जाके ज्यादा वेपर प्रेशर लग पाता है। मान लो वो उड़ ही नहीं रहा है तो बहुत बॉइल करना पड़ेगा, तब जाके थोड़ा बहुत कहीं वेपर प्रेशर लगा पाएगा। ये जो समझ में आई ना, कि बहुत ज्यादा अगर बॉइल किया, मान लो बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, तब जाके थोड़े बहुत कुछ ड्रॉप इसके उड़ पाए, तो वेपर प्रेशर कम ही रहेगा ना। इनवर्स में हो गया कि ये ज्यादा है तो वो वेपर प्रेशर कम लग रहा है। अगर मान लो थोड़ा सा टेम्परेचर दिया और बहुत सारी वेपर बन गई तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा लगेगा। तो इनवर्स में ये ना, ये कम दिया तो वो ज्यादा, ये ज्यादा और वो कम, वो डिपेंड करता है सॉल्यूशन क्या ले रहा हूँ, बट इनवर्स में जाएगा। समझ में आया ये चीज? और एटमॉस्फेरिक के डायरेक्टली में, तो वो चीज याद रखना, ठीक है। उसके बाद ग्राफ देख लो। ग्राफ किसका? टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का। टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम पे वेपर प्रेशर फिक्स हो जाएगा, टेम्परेचर तुम कितना भी बढ़ा लो। एक टाइम आएगा ना, फिर मैं कितना भी गैस को बढ़ा लूं, कुछ भी कर लूं, जितनी वेपर उठनी होगी उतनी ही उठ पाएगी। क्लियर है? एक लिमिट होती है रिप्लेस करने की भी, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे आएगी ना चीजें। जितने ऊपर वेपर उतनी रिप्लेस, जितनी नीचे आएगी उतनी ऊपर, जितनी ऊपर नीचे, तो वो चलता रहेगा। इधर बेटा इधर, ठीक है। कंडेंसेशन भी हो रहा है ना, हाँ। देखो वेपर प्रेशर तब लगेगा ही नहीं जब, क्या बोलते हैं, ओपन कंटेनर है, ठीक है। चलो इधर देखो, ये समझ में आया ग्राफ? ठीक है, समझ लेना। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इधर समझा दिया हो, ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर नॉर्मल एटमॉस्फेयर का है ना प्रेशर अपना। तो बॉइलिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है? 100 डिग्री अपने को पता है। बेटा आवाज नहीं करो, थोड़ा सा टॉपिक बचा है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बॉयल हो जाता है। अगर उसको केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो 373, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है ना, K = C + 273, ठीक है, कि जितना भी डिग्री है उसमें 273 मिला देते तो केल्विन में पता लग जाता है कितना होता है। 100 डिग्री है तो 100 + 273 373 होगा। तो केल्विन में 100 डिग्री को कितना बोलते हैं? 373, ठीक है। तो 373 केल्विन पे पानी बॉयल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है, एक ही बात है, ठीक है। और प्रेशर कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेयर अगर है तो। अगर प्रेशर में मैंने चेंजेस किए तो बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंजेस होते हैं। प्रेशर बढ़ा दिया तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, प्रेशर पूरे ही हटा दिया तो बहुत जल्दी बॉयल हो जाएगा, ठीक है। तो एट द बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेयर। बॉइलिंग पॉइंट वाली कंडीशन पे क्या हो रहा है? एट बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर जितना होगा किसके बराबर होगा? वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और होता कितना है? 1 एटमॉस्फेयर। तो 1 ATM इधर से भी प्रेशर आ रहा है, 1 ATM इधर से भी जा रहा है, तब जाके चीजें रिप्लेस होगी। और उसी पर्टिकुलर स्टेज को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर? ठीक है। FTP लिखा है, FTP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है। वो कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड को स्टैंडर्ड मानते हैं, याद ही करना है। प्रेशर कितना होता है स्टैंडर्ड पे? 1 ATM, ठीक है। और एक होता है NTP नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, तो वो एनवायरमेंट का लेते हैं। तो नॉर्मल एनवायरमेंट में प्रेशर तो 1 ATM ही रहता है, टेम्परेचर 25 होता है ना। तो एक होता है FTP, एक होता है NTP।
तो एफटीपी स्टैंडर्ड वाले में टेम्परेचर 0 ले रहे हैं और नॉर्मल वाले में 25 लेते हैं, लेकिन प्रेशर दोनों में ही 180 है, एफटीपी लो चाहे एनटीपी लो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर है। एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। क्वेश्चन में देखा होगा ना वो 8 एफटीपी 8 एनटीपी कभी देखा होगा। ठीक है, देखो ऐसा लिखा होगा एनटीपी, तो होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ठीक है, और वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, बस ऐसा है। ठीक है, अब एप्लीकेशन फॉर बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट काम कहाँ कहाँ आता है, पहला सुनो, ये अपन ने समझ लिया, उधर से वापस समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रेशर कुकर और हाई एल्टीट्यूड वाले पे देखो, प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं, ताकि चीजें जो भी खाना खा रहे हैं वो ज्यादा सॉफ्ट हो जाए, सिंपल सा। हाँ दोनों यही रखे ना भाई, ले जा। हाँ देखो, प्रेशर कुकर का यूज क्यों करते हैं, ताकि जल्दी खाना बन जाए, ये इसीलिए ना, टाइम बचाने के लिए शायद। ठीक है, क्योंकि अगर कढ़ाई में गर्म किया तो बहुत टाइम लेता है वो उबलने में, और वहीं प्रेशर कुकर में चीजें जल्दी बन जाएगी, ऐसा। इधर देखो बेटा, इधर सारे ये प्रेशर कुकर है। अगर मान लो मैं ढक्कन नहीं लगा रहा हूँ, ओपन है, ठीक है, हो गया ना, इमेजिन साइड में रख दिया, ढक्कन ओपन है। अगर ये ओपन है तो प्रेशर कितना लग रहा है, 180 एम, फिक्स हो गया। ठीक है, तो 180 एम पे 100 डिग्री पे बॉईल होगा। अगर खुले ढक्कन में भले प्रेशर कुकर में रख दिया है मैंने और ढक्कन नहीं लगाया है, तो बॉईल होने में उतना ही टाइम लगेगा जितना कढ़ाई में लगेगा, क्योंकि ढक्कन नहीं लगाया, तो दोनों में ऊपर से 180 एम का प्रेशर लग रहा है। लेकिन अगर मैंने ऊपर से, प्रेशर कुकर का ढक्कन एकदम टाइट होता है, पूरा पैक होता है ना, रिंग के साथ पूरा, तो अगर उसको पैक कर दिया है तो अंदर जो, जैसे देखो, जैसे ढक्कन रखा तो ऊपर से जो प्रेशर है वो एयर के मॉलिक्यूल अंदर फिक्स हो गया ना उस जगह में। मान लो यहां तक खाना भरा था इसमें, ठीक है, खाना दाल चावल जो भी भरा था, उसमें अपन पानी भी डालते हैं। ठीक है, पानी भर के रख देते, और ऊपर जो खाली जगह बची उसमें तो एयर रहती है ना। ठीक है, और मैंने ढक्कन लगा दिया एकदम एयर टाइट। अब मैंने बोला कि चीजों को बॉईल करना है, तो बॉईल करते टाइम रिप्लेस होती है चीजें, वाटर का मॉलिक्यूल इसको रिप्लेस करेगा, लेकिन रिप्लेस करने के लिए जगह भी तो होनी चाहिए। पानी ऊपर आएगा, देखो अगर पानी ऊपर आता है तो एयर अंदर तो नहीं जाएगी पानी के, समझ में आती है ना चीज। एयर कोशिश करेगी बाहर निकलने की, लेकिन बाहर निकलने की जगह इतनी आसानी से तो कहीं दे नहीं रखी है, बस वो ऊपर जो एक सीटी बना रखी होती है, वो भी कब ऊपर जंप करती है, जब बहुत ज्यादा प्रेशर इकट्ठा हो जाता है अंदर। ठीक है, बहुत ज्यादा अगर प्रेशर इकट्ठा होगा तब जाके वो इतना प्रेशर लगाता है कि वो ऊपर होके सारी जो भी वेपर है वो बाहर आ जाती है। तो इसके अंदर प्रेशर इतना ज्यादा क्रिएट हो जाता है कि बॉईल होने में फिर उसको 100 से ज्यादा का लगेगा टेम्परेचर। आया समझ में? अगर ढक्कन नहीं लगाता तो 1 एटमॉस्फेयर मतलब 100 पे ही बॉईल होता। अगर ढक्कन लगा दिया तो अंदर मैंने प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा दिया है। प्रेशर कुकर में नाम ही है ना उसका प्रेशर कुकर, तो उससे याद भी रखना थोड़ा कि जब ढक्कन लगा दिया तो ऊपर का जो प्रेशर है वो मैंने अंदर एयर पार्टिकल को ट्रैप कर दिया है। जैसे अभी यहाँ पे क्या है, एयर पार्टिकल बहुत दूर दूर है, मैंने अगर उसको जैसे ये बीकर उस पर ढक्कन लगा दिया, तो ऐसे करके ढक्कन जब ऐसे लगाए तो कहीं ना कहीं उसमें ज्यादा ही एयर के मॉलिक्यूल आएंगे, और जब वो पैक हो गए तो रिप्लेस होने की जगह नहीं है उनके पास। जब पानी ऊपर आने की कोशिश करेगा तो कोशिश करना मतलब क्या, उसको ऊपर जो एयर उसको धक्का देके हटाना। अब एयर जाएगी कहाँ से जाएगी? इधर देखो, मैं बोल रहा हूं कि अगर ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल को इस एयर को रिप्लेस करना है, एयर ब्लैक पेन से बना रहा हूं। अगर ये खुला होता तो ये यहां आ जाएगा और ये एयर उड़ जाएगी ना, ठीक है, लेकिन ये तो पैक है ना, तो ये एयर कहां तक जा पाएगी? और यहाँ तो पहले से ही मॉलिक्यूल है सारे ऊपर, तो ऊपर एयर जा ही नहीं सकती ना। तो एयर अगर ऊपर नहीं जा सकती, इधर अच्छे से देख लेना, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है ये जब इसको रिप्लेस करेगा, देखो अगर खाली होता तो ये इसको रिप्लेस करता तो ये उड़ जाता हवा में और ये यहां आ जाता इसकी जगह। यही होता है, इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये यहां आ जाता इसकी जगह और ये उड़ जाता हवा में। लेकिन मैंने क्या किया, पैक कर दिया। तो अब ये इसके ऊपर और भी तो मॉलिक्यूल होंगे ना, तो ये इसको रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा कभी, समझ गया ना। ये अगर इसको ऊपर धक्का देने की कोशिश करेगा तो ये इसको और ऊपर पैक है तो
ये ऊपर ही नहीं जा पाएगा, मतलब पानी से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, वो वेपर बन नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन एक टाइम आएगा तुम इतना बॉईल करोगे कि वो बहुत ज्यादा दम लगाएगा कि नहीं ऐसे बहुत ऊपर जाए, तो तब तक तो इसके अंदर हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। फिर एक लिमिट से जब क्रॉस होगा तब जाके ये जो फिटी रहती है ये ऊपर होगी, और जैसे उसको जगह मिली एकदम से सारे वेपर बाहर। क्लियर है? तो तब तक के लिए तो इसके अंदर प्रेशर बहुत हाई हो गया ना, और हाई प्रेशर पे चीजें कुक अच्छे से हो जाती है। एक बार बॉईल हुई तो कुक होना मुश्किल है, लेकिन हाई प्रेशर के अंदर वो सॉफ्ट हो जाती है, इसीलिए प्रेशर कुकर होता है। समझ गए? तो प्रेशर कुकर में बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज्यादा ही होगा वाटर का। ये वाटर का है ना, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर कुकर में 100 से ज्यादा होगा। लेकिन अगर वही सेम चीज पहाड़ पे बोलते हैं, तो वो एग्जाम्पल के टीवी में वो आते रहते ना ऐड, पहाड़ों वाली मैगी जल्दी बन जाती 2 मिनट में, है ना। तो वो इसीलिए, और कल ही अपन ने पढ़ा था वो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस वाले में, कि पहाड़ों पे ऑक्सीजन का लेवल या एयर का लेवल या एटमॉस्फेयर वो कम होता है, मतलब प्रेशर कम होता है, ठीक है। अगर वहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो ये समझो ना, अगर कोई चीज को मैं बॉईल कर रहा हूं और ऊपर एयर ही नहीं है या बहुत कम है, तो एयर अगर बहुत कम है तो जल्दी उड़ेगी ना ये पार्टिकल, तो जल्दी कोई चीज बॉईल होगी या बनेगी, ये चीज समझ में आती है। तो वही है कि वहां पे फिर पानी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम है, जल्दी बॉईल हो जाएगा। समझ गए? तो हाई एल्टीट्यूड कुकिंग पे बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम होता है वाटर का, कि सेम पानी के पतीली को अगर तुम प्रेशर कुकर के अंदर गर्म कर रहे हो और एक है पहाड़ पे गर्म कर रहे हो, पहाड़ पे वो थोड़े से टेम्परेचर में ही गर्म हो जाएगा, मतलब बॉईल हो जाएगा, और प्रेशर कुकर के अंदर 100 से भी ज्यादा में होगा। क्लियर है? वही लिखा है, ये वाटर का ही बॉइलिंग पॉइंट है ना, कुछ और नहीं है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से कम होगा पहाड़ पे, 100 से ज्यादा होगा प्रेशर कुकर के अंदर, नॉर्मल एटमॉस्फेयर में 100 होता है। ये समझ में आता है? ठीक है, गुड। अब ये चीज लिखिए कि यहाँ क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। यहाँ प्रेशर कम हो जाता है, एटमॉस्फेयर में एयर है ही नहीं, तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। बस इतना ही है, ठीक है। फिर ये बॉइलिंग पॉइंट अगर एक चीज का इतना है, दूसरी चीज का इतना है, तीसरी चीज का इतना है, 3 बीकर ले रखे हैं, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कैसा होगा बॉइलिंग पॉइंट के, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम। हाँ ठीक है, 3 बीकर ले रखे हैं अलग अलग, 3 में कुछ कुछ बॉइलिंग पॉइंट दे दिया कि इसमें इतने पे बॉईल हो रहा है, इसमें इतने पे, बेटा बातें नहीं करो, इसमें इतने पे बॉईल हो रहा है, ठीक है। और उनके वेपर प्रेशर पूछे, तो जो जल्दी बॉईल हो रहा है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा ना, जो चीज जल्दी बॉईल हो रही है उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो ये कम टेम्परेचर पे अगर बॉईल हो रहा है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अब वो देखो, या तो फॉर्मूले से रटते बैठो या ऐसे दिमाग लगा लो ना, जल्दी बॉईल ज्यादा वेपर प्रेशर, तो जल्दी बॉईल हो रहा है तो ज्यादा और ज्यादा, फिर और कम, मतलब ज्यादा कम कम। क्लियर है? चलो, तो यहाँ पे बेटा सारे इधर, यहाँ पे तुम्हारे फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर और इवापोरेशन खत्म होता है। कल अपने को पढ़ना है राउल्ट्स लॉ, ठीक है। और राउल्ट्स लॉ में फिर मैं यही है कि ये सारी चीजें बहुत आएगी वेपर प्रेशर वाली, तो इसको एक बार कल रिवाइज करके आना सभी, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच।